हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। तो द पॉइंट इज कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के लिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ज्योग्राफी से हाथ जोड़ के ज्योग्राफी का नाम सुनते हुए भागते हुए नहीं जाएंगे। हम लोग ज्योग्राफी को फेस करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, जो कि मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने देखे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें देखी होंगी। बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है। लेकिन आज हम लोग ज्योग्राफी को एकदम क्रिस्प तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरली अगर क्रिस्प तरीके से पढ़ने वाले हैं तो फिर बहुत ज्यादा इधर उधर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हम लोग उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी देखें और ये चीज याद करके चलें कि ज्योग्राफी में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। कंटेंट वैसे तो 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा हैं। तो यहाँ पर इस चीज से डीमोटिवेट नहीं होंगे, साथ में रहेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आ सकते हैं। यहाँ पर जितना याद हो सकता है कर लीजिए, जो याद नहीं हो पा रहा है उसको अपने लेवल पर आप लोग अभी इसी दिन पर जाकर अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिन करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगेन एक बहुत इजी सी चीज बता देती हूँ कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर और इसका मैप सारी चीजें मिला कर आएंगी 10 मार्क्स की। 40 में से 10 मार्क्स ज्योग्राफी के पास हैं। तो इस चीज में बिल्कुल कंफर्टेबल होकर चलिए कि हम लोग आराम से सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? हमारे पास जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आता है, उन्होंने ये सारी चीजें दे रखी हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स मटेरियल। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड? सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम अ ग्लोबल इशू? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये चीज एक ग्लोबल इशू बन जाती है। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, एंड इसका एक फ्लो चार्ट है जो कि हमारे पास दिया हुआ है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की, लैंड के डिग्रेडेशन की और उसके कंजर्वेशन की। अगेन सॉइल के फॉर्मेशन की, उसके फॉर्मेशन के फैक्टर्स की, टाइप की और मैप वर्क डिस्कस करेंगे। उसके साथ फिर से हम देखेंगे सॉइल का डिग्रेडेशन और उसका कंजर्वेशन। अब यहाँ पर एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताऊं इन सारी चीजों में, तो ये चीज समझ के चलिए कि इस चैप्टर को एक्चुअली 2 हिस्सों में बटा हुआ होना चाहिए था, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि ये एक ही चैप्टर का पार्ट है, इसलिए चैप्टर लेंदी है। अगर आपके दिमाग में इस चीज को सोचकर अच्छा लगता है कि ये 2 चैप्टर्स हैं, तो उस तरीके से पढ़िए। लेकिन क्योंकि चैप्टर लेंदी है, इसलिए इस चीज से नहीं भागेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो चीज होती हैं विच आर यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड। मैंने आपको बोला है कि अगर हम लोग रिसोर्सेज की डेफिनेशन को ऐसे समझने लग जाएं तो बहुत ही एक्सटेंसिव डेफिनेशन बन जाएगी। पानी का ग्लास, ग्लास में जो पानी है वो रिसोर्स है, ग्लास रिसोर्स है। अगर हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं तो फ्रिज रिसोर्स है, बॉटल रिसोर्स है। ऐसे तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव सी डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन उस डेफिनेशन को छोटा करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच सैटिस्फाई आवर नीड, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं दैट देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद दीज 3 थिंग्स। क्या हैं ये 3 चीजें? वो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरी है इकोनॉमिकली फीजिबल और तीसरी है कल्चरली एक्सेप्टेबल। मैंने आपको इसके टाइम पर एक एग्जांपल दिया था ओशन वाटर का। ओशन वाटर की टेक्नोलॉजी, आप कहेंगे पानी तो बहुत सारा है तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन क्या ओशन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है? एक कॉन्टेक्स्ट में ओशन वाटर शायद एक रिसोर्स हो, लेकिन अगर हमारे पास उसको पानी ड्रिंकेबल फॉर्म में, पोर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर ये रिसोर्स हमारे लिए रिसोर्सफुल नहीं होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। मान लीजिए कि अगर ये जो रिसोर्स है इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या हम लोगों के पास इसकी इकोनॉमिकली फीजिबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? जिस प्राइस पर हम लोग ओशन से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हुआ पानी खरीद पाएंगे, क्या वो इकोनॉमिकल है? क्या हर इंसान उसको एक्सेस कर पाएगा? तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। तीसरी चीज है कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर माना जाता है कि ओशन से आने वाला पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, तो फिर क्या वो एक कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज है? ये एक बहुत ही वेग सा एग्जांपल है। मैंने आपको मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देकर बीफ बर्गर्स के बारे में बताया था
और बताया था कैसे कि एक बीफ बर्गर जो कि बहुत ही हाई सेलिंग चीज है, एक हाई सेलिंग बर्गर की रेंज है इन यूएस, हमारे यहाँ पर रिसोर्स की तरह नहीं देखी जा सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है वो बीफ बर्गर। ये सारी चीजें समझने के बाद हमें रिसोर्स की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। फिर हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन की एक टेबल हमारे यहाँ पर दी हुई है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन चीजों का जब इंटरैक्शन होगा तो हमारे रिसोर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। इसका मैंने आपको नानी माँ के काढ़े से एग्जाम्पल दिया है, ऐप पर वो वीडियो अवेलेबल है, इस चीज को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसका इंटरैक्शन होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का। क्या हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर चीजें अवेलेबल हैं? उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास उस चीज को एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी है और उसके साथ ही साथ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस है हमारे पास जिसकी मदद से हम उस चीज को, उस रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल रोल होता है ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पेट्रोल कहीं नीचे दबा हुआ रह जाएगा, कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस फ्लो चार्ट के बारे में जहाँ पे मैंने आपसे बात की थी, ये एक फ्लो चार्ट है जो कि वहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग सब्सिक्वेंटली पढ़ते चले जाएंगे। पर ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी के फॉर्म में। ये चीज आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है। आप यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पे देखिए तो यहाँ पर आते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी हम लोग देखते हैं कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती हैं और कुछ होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में भी दो अलग अलग चीजें हैं। एक है रिसाइक्लेबल जिन्हें वापस से रिसाइकल किया जा सकता है जैसे कि मेटल्स, और उसके बाद है नॉन रिसाइक्लेबल जो कि हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हमारे पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि रिसाइकल भी नहीं किए जा सकते। गाड़ी में पेट्रोल चलाकर आ गए तो पेट्रोल वापस हवा में उड़कर आपके पास नहीं आएगा। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर अगर रिसाइक्लेबल है जैसे कि मेटल्स हैं तो उन्हें रिसाइकल करके किसी कबाड़ी की दुकान पर बेच के उसे किसी और फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। अब इन सारी चीजों को आपको बहुत इन डेप्थ तरीके से याद नहीं रखना है, बस फॉर दी ओवरव्यू आपको एक बार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि कहाँ से इसका उत्पादन हो रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। उत्पादन नहीं, उत्पत्ति, यानी कि कहाँ से ये चीज ओरिजिनेट कर रही है। ये है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि वो जिनके अंदर जिंदगी है, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि पानी, विंड जो कि खुद ही रिन्यू हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपने लेवल पे नहीं रिन्यू हो पाते हैं। इसमें रिसाइक्लेबल आते हैं लेकिन वो चीजें जो खुद से नहीं बन सकती वापस से, वो नॉन रिन्यूएबल का पार्ट होती हैं। रिसाइक्लेबल में अभी हम लोगों ने क्या देखा था? मेटल्स देखा था, और उसके साथ साथ हमने देखा था नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। प्लीज इस चीज को अच्छे तरीके से समझे और इस बेसिस को भी अच्छे तरीके से समझे। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि खत्म होने की जो इनकी क्षमता है उसके बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि रिसोर्सेज किस तरीके से क्लासिफाइड है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज जनरली लोगों को कंफ्यूज कर देती है, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करती क्योंकि हम तो सरल तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि ऐसी चीज कि किस टाइम पर, किस पॉइंट पर है अभी ये डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी हम लोग देख कर आए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेवलप्ड रिसोर्स को। डेवलप्ड रिसोर्स यानी कि ऐसा रिसोर्स जो कि जिसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास है और जिसको करंटली हम लोग यूज भी कर रहे हैं। तो एक डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स हो सकता है जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल में पेट्रोल ले लीजिए, ऐसा रिसोर्स जिसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है हमें पता है, उसके साथ साथ उसे यूज कैसे करना है, व्हीकल्स में कैसे डालना है, किस तरीके से उसे एक्सेस करना है हमें पता है। सो इट इज अ डेवलप्ड रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम लोग देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वो रिसोर्स जिसके बारे में हम लोगों को सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कैसा है, किस तरीके से इसे एक्सेस करना है, और हम लोग इसको अभी रख रहे हैं एज अ पोटेंशियल रिसोर्स।
कि जब ये डेवलप्ड रिसोर्स जो है अगर इनकी कमी हो रही है, जैसे कि आज के टाइम में हो रही है, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स इनको रिप्लेस कर सकते हैं या इनके साथ साथ काम में लाए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज में से सोलर एनर्जी प्लांट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, सोलर पैनल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये बन जाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिर हम लोग देखते हैं स्टॉक को। स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओशन वाटर है, सलाइन होता है, उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कैसे उसे सलाइन से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अगर वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास है भी, तो ये भी चीज याद रखें कि क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है। अगर वो वहां पर इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है तो इस पॉइंट पर हम लोगों को याद रखना है कि ये चीज जब तक इकोनॉमिकली फीजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं बन जाती है हमारे लिए, तब तक ये एक स्टॉक में रहेगी। स्टॉक में यानी कि हमें पता है हमारे पास ओशन वाटर तो है, उसे जब हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा पोटेंशियल रिसोर्स या फिर डेवलप्ड रिसोर्स। फिर हम लोग देखते हैं रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कहते हैं सबसेट ऑफ स्टॉक। यहाँ पर हमारा नो हाउ हमारे पास है, कल अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है ओशन वाटर को कैसे कन्वर्ट करना है उस तरीके से, तो ये रिजर्व की तरह हमारे पास सामने आ जाती है। आज हमें पता है कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को अलग अलग तरीके से डिप्लीट होने से बचाना है, तो उनके रिप्लेसमेंट में कई सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं, तो यहाँ पर वो पोटेंशियल रिसोर्सेज बन जाते हैं रिजर्व्स का पार्ट भी। तो यहाँ पर आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ये चीज ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, किस रेट पर ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में अभी यहाँ पर अवेलेबल है। चौथी चीज जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन इसे ओन करता है। सिंपल एग्जाम्पल से लेके चलेंगे पानी की। इंडिविजुअल रिसोर्स होगा आपका पानी का ग्लास, कम्युनिटी रिसोर्स होगा आपकी पूरी लोकेलिटी की पानी की टंकी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल रिसोर्स होगा वो रिसोर्स जो कि नेशनल वाटर्स हो गए वगैरह वगैरह, उसका पार्ट बन जाता है, वो है नेशनल रिसोर्स। और है इंटरनेशनल रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑल्सो। पानी का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्यों लिया, क्योंकि पानी हमें जिंदगी देता है। लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन है कि पानी को हमने एग्जाम्पल की तरह यूज किया है? जी नहीं, इसीलिए पानी को एग्जाम्पल की तरह यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजें भी साथ साथ में समझ के चलनी है। नेशनल रिसोर्सेज क्या है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, और क्योंकि हमारी बुक में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा वाटर के टर्म्स में एक्सप्लेन है, इसलिए हम इसे साथ में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर फिर से समझिए, इंडिविजुअल रिसोर्स है वो पानी जो कि आपके पास घर में एक्सेस हो रहा है। तो मान लीजिए आपके पानी का ग्लास, तो यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कि आप इंडिविजुअली ओन करते हैं। मान लीजिए आपकी प्राइवेट गाड़ियां, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी, ये हो जाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज, मान लीजिए हम रोड्स की बात करें, या फिर कोई पब्लिक कम्युनिटी गार्डन है उसकी बात करें, या फिर हमारी पानी की टंकी है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जगहों से लोगों को एड्रेस बताने में काम आती है, तो वो हो जाती है कम्युनिटी की, एक कम्युनिटी का रिसोर्स। फिर जब हम लोग नेशनल बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेक्निकल चीज समझने की है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22.2 किलोमीटर्स का एरिया जो कि आपकी कंट्री की बाउंड्री से आगे तक जाता है एज अ पार्ट ऑफ वाटर, ये उस कंट्री का नेशनल रिसोर्स बन जाता है। फिर से समझिए कि नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है वो यूनिट जिससे हम लोग पानी को नापते हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि 1.6 किलोमीटर लमसम होता है वो एरिया इन 1 नॉटिकल माइल। तो हम लोग कहते हैं हर कंट्री की अपनी बाउंड्री के आगे 12 नॉटिकल माइल्स का, यानी कि मान लीजिए 22.2 किलोमीटर्स का जो एरिया होता है वो आ जाता है एज अ पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्रीज रिसोर्स। यानी कि हमारे यहाँ पर बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम देखेंगे कि ये हमारा नेशनल रिसोर्स ही है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स की। तो इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया होता है ये इंटरनेशनली ओन्ड चीज है। यानी कि पूरी दुनिया, पूरी सारी कंट्री साथ में मिलकर इसे ओन करती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, MCQ। इसका फुल फॉर्म MCQ नहीं है, पर यहाँ से MCQ आ सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री पर जो पानी फैला हुआ है वो सारा पानी एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। सारी कंट्रीज कलेक्टिवली मिलके इस पानी को ओन करती हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद ओपन ओशन हो जाता है, लेकिन यहाँ तक ये एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। आई होप आपको ये चीज ठीक तरीके से समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो ये चीज ऐप पर फ्री में अवेलेबल है, प्लीज जाके उसका लुत्फ उठाइए और प्लीज समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। पहली है डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। दूसरी है कि जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज बच रहे हैं वो जनरली उन लोगों के हाथ में है जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो लोग रिच हैं। तो यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिक एग्जांपल फिर से पानी ले लेते हैं। पानी आप समझिए कि अगर आपके पास आसानी से आ जाता है, आपके टैप्स में आसानी से एक्सेसिबल है, तो क्या आपने कभी उन लोगों से बात करके देखी है जो आपके घर पे हाउस हेल्प्स की तरह आते हैं? क्या उनके पास भी उसी तरीके से पानी एक्सेसिबल होता है? ऐसा नहीं होता। कई बार होता है कि उनके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, पानी बहुत लंबे समय तक बंद है। तो हम लोग देखते हैं ये जो रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन है ये कुछ लोगों के हाथ में ही आकर बन गया है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने सारा रिसोर्स छीन लिया है, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग हम लोग जिस सिस्टम का पार्ट है यहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। बचपन से आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सब लिख दीजिए इस पॉइंट में। ये बन जाता है हमारा मेजर प्रॉब्लम्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब हम पढ़ने जाते हैं। अब देखिए, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रिसोर्स प्लानिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना गया है इन आवर एंटायर प्लानिंग स्ट्रक्चर। रिसोर्स प्लानिंग के 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम लोग बिल्कुल ठीक तरीके से समझते हुए चलेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। अब आइडेंटिफाई करना है रिसोर्सेज को, सबसे पहले तो खोजने निकलेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर रिसोर्स है। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? सर्वे करेंगे, लोगों से जाकर पूछेंगे क्या आपके यहाँ पर पानी आता है, क्या आपके घर के पीछे किसी नाले वगैरह में पानी है, क्या आपके आसपास कोई नदी नाला वगैरह है जहाँ पर पानी है। तो सबसे पहले होगा सर्वे। फिर हम लोग मैप पर देख लेंगे कि अरे यार कहाँ कहाँ जाएंगे, चलो मैप पर देख लेते हैं और यहाँ पे मैप प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव तरीकों से और क्वांटिटेटिव स्टडीज के द्वारा हम लोग देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले आप देखिए, हम लोग दूरबीन लेके, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाएंगे आइडेंटिफाई करने। पॉइंट नंबर 2 है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा कि भाई देख तो लिया हर जगह यहाँ पे पानी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी डेफिनेशन का। टेक्नोलॉजिकल नोहाउ होना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ। मैप लेकर ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया जगहों को, अब चलो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मैचिंग लोकल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। अब मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के पीछे जो नदी बह रही है वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, प्लीज सरकार इसको किसी भी तरीके से चेंज करके बहुत अच्छा पानी मुझे इससे फ्रेश वाटर बनाकर दे दीजिए। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है? शायद है, लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि क्या हमारी लोकल रिसोर्स डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें। शायद दूसरी जगह से पानी बेहतर तरीके से ऑलरेडी मिल पा रहा हो, तो उस पोल्यूशन के प्रोसेस को, उस चीज को, उसकी रिफाइनिंग को, उन पार्ट्स को, उन पानियों को किसी और चीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग लेके ग्लास लेके गए ढूंढने, आइडेंटिफाई करने, फिर हमने इसकी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की और इस पर हम लोगों ने देखा कि मेरे पर्सनल जो एम्स हैं वो नेशनल एम्स के साथ भी अलाइन करें। इसे प्लीज ठीक से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है। Identification, then evolving a plan, and third is matching plans. Now we will see how did sustainable development gain global importance. अब क्या है यहाँ पर हमारा आता है लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट सॉरी एक पार्ट आता है जो कि हमारी उसके अंदर दिया हुआ है हमारे पूरे कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर। अब उस डेवलपमेंट को हमको कनेक्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो कि मैंने कहा है मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज नो डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबिलिटी। यानी कि अगर हम लोग ठीक तरीके से इस तरीके से डेवलप नहीं करेंगे कि हम लोग ना ही सिर्फ आज की नीड्स पर ध्यान दे पाए बल्कि आने वाली नीड्स पर भी ध्यान दे पाए, आने वाली जेनरेशंस की नीड्स को भी फुलफिल करने के तरीके से डेवलप करें, तो वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाउ डिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ये है नया एस्पेक्ट टू दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ ऑफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड।
आप में से किसी की भी ग्रीड के लिए यहाँ पर कोई रिसोर्सेज इनफ नहीं होंगे, और मैं अगर एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि, तो मेरे लिए यहाँ पर इनफ रिसोर्सेज होंगे क्योंकि मैं सिर्फ नीड के बेसिस पे अपना काम करती हूँ। बिल्कुल मजाक कर रही हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि देयर इज इनफ ऑफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी इज नीड। हर किसी की जरूरत के हिसाब से हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन हर कोई अगर ग्रीडी बन जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। अगर हमें और चाहिए और डिप्लीशन और एग्जॉशन, तो फिर वो जो सारी प्रॉब्लम्स हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। हम लोग देखते हैं इन 1968, अब प्लीज इसको याद कर लेना क्योंकि मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है, एमसीक्यू की तरह भी आ सकता है। 1968 में हम लोगों ने देखा क्लब ऑफ रोम बनता है। क्लब ऑफ रोम के बाद हम लोग देखते हैं 1974 में स्क्यूमैचर्स बुक आती है ऑन गांधीयन फिलॉसफी विच सेज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि कम को सुंदर बताती है। कम चीजों में कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ अगर हम काम करें तो फिर ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल हमारी स्क्यूमैचर्स बुक बताती है। फिर हमने देखा 1987 में ब्रडलिन कमीशन रिपोर्ट आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1987 में फिर एक आर कॉमन फ्यूचर करके चीज निकल कर आती है, जो कि है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट पर। और ये आर कॉमन फ्यूचर से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम सबका एक ही फ्यूचर है, जो मैंने आपको कल भी कहा था। आज आपके यहाँ पर अगर रिसोर्सेज कम है या मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपको भी अफेक्ट करेगी और यूएसए में बैठे इंसान को भी अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी टाइप की कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, इट इज आवर कॉमन फ्यूचर। फिर हम लोग देखते हैं 1992 में 3 से लेके 14 जून तक एक अर्थ समिट रखी गई। इसमें से निकल के आया एजेंडा 21, जो कि 21 सेंचुरी को किस तरीके से बेहतर बनाना है उस पर रिलेटेड है। और ये हुआ था, ये अर्थ समिट हुई थी इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ऐप पर इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं भी आपको यहाँ पर टाइमलाइन की तरह इस चीज को देना चाहती हूँ और आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए। ये सारी चीजें प्रिवेंट करने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसको ऐसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, देखेंगे इफ यू वांट ऑन द ऐप। इसके आगे हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्सेज को। अब लैंड रिसोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट विद फाइनाइट मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट तो है और एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे पास अवेलेबल है। किस तरीके से अवेलेबल है? एक तो है प्लेन्स, सीधा सीधा रास्ता, माउंटेन्स, ऐसे स्लोपी रास्ता, प्लेट्यू जो कि है टेबल जैसा रास्ता, जो कि मैं बहुत बार बोलती हूँ ऐसा रास्ता है, वो है प्लेट्यू। प्लेन्स जो हैं 43% है, माउंटेन्स जो हैं 30% है, प्लेट्यू जो है 27% है। याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, पर हमें पता है कि हमारे यहाँ पर लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में भी अवेलेबल है। फिर हम लोग देखते हैं फैक्टर्स जो हैं यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करने वाले, वो हैं टोपोग्राफी कैसी है, किस तरीके की एल्टीट्यूड है, क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट मतलब एक सस्टेन्ड लंबे समय तक वेदर कंडीशंस जो होती हैं एक जगह की, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, उसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो फिर वहां पर कहाँ से कल्टीवेशन हो पाएगा, किस तरीके से यूटिलाइज होगा, वो सारी चीजें उस तरीके पर उस चीजों पर डिपेंड करेंगी। फिर टेक्नोलॉजी है और उसके साथ साथ कल्चर भी है। अब एक मंदिर है, मैं मान लीजिए बहुत ही उपजाऊ मशीन पर जमीन पर बना हुआ है, मैं कहूँ ये मंदिर हटा दीजिए, देखिए मैं तो यहाँ पर ना पेड़ पौधे लगाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली ये मुझे ना कल्चर के हिसाब से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उस पॉइंट पर समझने की कोशिश करें कि लैंड यूटिलाइजेशन इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लैंड के यूटिलाइजेशन को किस तरीके से होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में, ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले है फॉरेस्ट, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद होंगे, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कितनी ज्यादा एनवायरमेंट प्रेमी हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वो लैंड जो कि अवेलेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए। फिर हम लोग देखते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फिर हम देखते हैं फैलो लैंड और उसके बाद नेट जोन एरिया। कंफ्यूज मत होइए, अभी समझ जाएंगे सब कुछ क्या क्या है, पर यहाँ पर एक बार के लिए समझ लीजिए कि लैंड यूटिलाइजेशन इस तरीके से होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई हैं। लैंड का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है।
सबसे पहले हमारे पास फॉरेस्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आदिवासी को, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को जगह की तरह देता है, वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रिच बनाता है हमारी कंट्री को। उसके साथ साथ रेनफॉल के लिए हम लोग उसे कहते हैं लंग्स एंड हार्ट ऑफ आवर एंटायर इकोसिस्टम, जहाँ से पूरे सारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होके ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लंग्स की तरह काम करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी ले लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, रबर वगैरह, ये सब हम फॉरेस्ट से पाते हैं। तो फॉरेस्ट बन जाता है वो वाला पैटर्न जहाँ पर जो कि आ जाता है एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पर याद रखिए कि हमारी कंट्री में ये कहा गया है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत, जो कि एक MCQ क्वेश्चन है, तो अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए, तो वहां पर हम लोगों ने कहा है कि 33% होना चाहिए लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब ऐसी जगह भी तो होंगे ना जहां पर कल्टिवेशन नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिर बना हुआ है एक जगह पे, तो यहाँ पर हो सकता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब एक तो जगह है जहां पर अच्छी सी सिंचाई हो सकती है, लेकिन एक ऐसा भी तो लैंड होगा ना बेचारा जहां पर नहीं हो सकती, बैरन है अपने आप में, वेस्ट लैंड है, मतलब वहां पे कुछ सामान नहीं उग सकता, अभी क्या कर सकते हैं, तो वो आ जाता है इस कैटेगरी में जो कि नहीं है अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, मंदिर हो गए, ये सारी जगहें हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं और वो हैं पार्ट ऑफ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड विच इज एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 में पढ़ेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब बहुत सारे लोग जिनको लगेगा कि गाय को चराने के लिए क्यों अलग से पार्ट बना रखा है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, समझिए कि अगर कल गाय भैंस आकर कहीं भी से भी कहीं तक चरने लग जाएंगी तो फिर हमारी पूरे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं परमानेंट पास्चर्स होते हैं और ग्रेजिंग लैंड होता है जो कि दिए जाते हैं कैटल को, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और भी रिसोर्सेज हमें देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रूव्स, यानी कि मान लीजिए इधर उधर कहीं कोई अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगे हुए हैं, कोई अलग अलग टाइप के वीड्स उग गए हैं इधर उधर, ये सब बन जाते हैं मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप ग्रूव्स, जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं नेट सोन एरिया में। अब हम लोग देखेंगे नेट जोन एरिया वो एरिया होता है जहां पर हम लोग, जिसको हम काउंट करते हैं इन ऐसी जगहें जहां पर कुछ ना कुछ उग रहा है, वो जगहें हैं जहां पर कुछ भी उगा हुआ है अपने मन से, तो उस जगह को हम लोग कहेंगे कि ये नेट जोन एरिया का पार्ट नहीं है, इसीलिए किसका पार्ट है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का। फिर हम लोग देखते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है और ये जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन है, इसके बीच में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, और वो ये है कि ये जो एरिया है इस पर कल्टिवेशन हो ही नहीं रहा है या हो ही नहीं सकता है। ये जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, ये वो लैंड है जहां पर कल्टिवेशन की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सारी जो जगह है, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है, मैं आपको नेक्स्ट जब चीज पढ़ाऊंगी फैलो लैंड, तो उसके साथ आपको समझा दूंगी। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये कल्टीवेट हो सकती हैं, लेकिन ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का पार्ट है। अब फैलो लैंड क्या होता है, जो इतना सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, फैलो लैंड बाद में पढ़ाऊंगी, तो अब आ गया वो फैलो लैंड। फैलो लैंड वो एरिया है जो कि इंटेंशनली छोड़ा गया है फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ह्यूमन बींग्स को, लेकिन फिर भी फैलो लैंड एक ऐसा लैंड है जिसको अपने लेवल पर छोड़ दिया गया है फॉर रिप्लेनिशिंग। अब करंट फैलो लैंड कौन सा है, जो कि 1 साल तक या 1 साल से कम के अंदर खाली छोड़ा गया है, और जो अदर देन करंट फैलो है वो लैंड है जो कि 5 साल से कम टाइम तक या 5 साल तक खाली छोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये लैंड 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दिया जाएगा तो वो बन जाएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि वो नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज करंट फैलो, जो कि 1 साल तक हमारे पास हमने छोड़ा हुआ है फॉर नॉट कल्टिवेटिंग, हमें पता है पोटेंशियली कल्टिवेट हो सकता है, इंटेंशनली छोड़ा हुआ है, वो है करंट फैलो। फिर हम देखते हैं अदर देन करंट फैलो, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सा है, जो कि अनकल्टिवेटेड तरीके से छोड़ा गया है फॉर मोर देन 5 years। इसके आगे जो 5वां तरीका है वो है नेट जोन एरिया। अब यहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चरल टर्म से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली उगा रखा है कुछ, कहाँ पर कहीं ना कहीं सिंचाई हो रही है।
तो यहाँ पर आप देखिए एरिया सोन विद क्रॉप्स ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर एंड काउंटेड वंस। ये वो एरिया है जहां पर क्रॉप एक ही बार उगाई जाती है और उसे काउंट भी हम एक ही बार करते हैं। फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कौन सा होता है? काउंटेड एज मेनी टाइम्स एज देयर आर सोइंग्स इन अ ईयर, मान लीजिए एंड प्लस नेट सोन ईयर। तो यानी कि मान लीजिए अगर हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं, इसे हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे और एक ही बार वहां पर क्रॉप उगाई गई है। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो एरिया है, मान लीजिए एक ही लैंड पर बार बार कोई चीजें उगाई जा रही हैं, एक क्रॉपिंग सीजन में उगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में फिर कोई क्रॉप उगा दी, तो ये सारी क्रॉप्स का जो सम टोटल है इन सबको अलग अलग पॉइंट्स पर काउंट किया जाएगा जितनी बार सो हो रहा है वहां पे लैंड, और उसके साथ साथ हम लोग ऐड कर देंगे उस लैंड को जो कि एक ही बार ग्रो करता है और एक ही बार उसे हम काउंट करते हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप, ग्रॉस मतलब टोटल, और यहाँ पर नेट होगा जो कि एग्जैक्ट अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन अ ईयर, यहाँ पे भी इन अ ईयर, एक ही साल की बात हो रही है। इस चीज को याद करके चलेंगे, हो सकता है एमसीक्यू की तरह आ जाए। फिर हम लोग देखते हैं इंडिया में है 54% नेट सोन एरिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस नेट सोन एरिया में भी 80% जो है वो है पंजाब के अंदर, और उसके अलावा 10% है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। ये चीज इसलिए यहाँ पर दी हुई है कि आउट ऑफ मान लीजिए जो सारा लैंड है उसमें से 54% पे तो बढ़िया कल्टिवेशन हो रहा है, और उसमें भी इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 80% जो है वो पंजाब में देखने को मिलता है और बाकी का जो है 10% वो बाकी जैसे 10% तक रेंज करता है कि कहीं पर ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ लिया। हमने पढ़ा फॉरेस्ट, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन वहां पर अभी कल्टीवेशन नहीं हो रहा, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा फैलो लैंड यानी कि जिससे इंटेंशनली छोड़ा हुआ है, और फिफ्थ है नेट सोन एरिया जहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर हो रहा है। पांचों है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। प्लीज इसको ठीक से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो ऐप इज ऑलवेज देयर फॉर रेफरेंस। मैं बार बार कह रही हूँ ऐप पे सब कुछ एकदम फ्री में अवेलेबल है, प्लीज देखिए और उसके साथ साथ समझ के चलिए कि जो जो पार्ट्स अगर आपको लगता है ये वाला पार्ट नहीं आता स्पेसिफिकली तो उसको रिवाइज कर लीजिए वहां। फिर हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, क्योंकि इतना ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो उसका डिग्रेडेशन भी होना बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि हमारा एमसीक्यू है, अगर कोई सो रहा है तो जाग जाएगा। अगेन हमारा एमसीक्यू हो सकता है द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। यहाँ पर कोई नेट जोन वगैरह कुछ बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं लैंड यूज डेटा की अगर हम बात करें तो 93% ही हमारे पास अवेलेबल है। बाकी सारी चीजों में हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स की देखिए अगर हम क्या क्या दिक्कतें आती हैं तो वो आती है ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आराम से समझ लेंगे, फॉरेस्ट को हटा देना, डिफॉरेस्ट कर देना, ओवर ग्रेजिंग, ये जो कैटल के बारे में मैं बात कर रही थी जिनके आप लोग अगेंस्ट थे कि पैस्चर्स नहीं छोड़ने चाहिए, ग्रेजिंग के लिए लैंड नहीं छोड़ना चाहिए, वो देखिए ओवर ग्रेजिंग करके प्रॉब्लम दे रहे हैं हमें लैंड डिग्रेडेशन में, इसीलिए मैं सही समझा रही थी। फिर हम लोग देखते हैं माइनिंग एंड क्वॉरिंग। माइनिंग एंड क्वॉरिंग में क्या होता है कि बहुत डीप जाकर खुदाइयां हो रही हैं, बहुत सारा एरिया खाली छोड़ दिया है, तो माइनिंग और क्वॉरिंग की वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि इतना डीपली टॉप सॉइल को बहुत ज्यादा खोदा जा रहा है, उसकी वजह से आसपास के एरिया में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लैंड की पूरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर हम देखते हैं ओवर इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है। ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम कैसे होगी कि वो जाकर बहुत ज्यादा सॉइल के जो टेक्सचर है उसका जो क्वालिटी है उसको खराब कर सकता है, उसके इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हैं हो सकता है वो रन अवे हो जाए, इसलिए ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम भी लैंड डिग्रेडेशन को लेकर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो मिट्टी को ही अपने साथ लेकर चले जाएं तो खराब कर देंगे ना, देखो हमारा सारा काम। फिर हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये तो मेरा फेवरेट वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इन सब चीजों के, या अनट्रीटेड तरीके से जो सामान को डाल दिया जाता है हमारी सॉइल में, तो आप बताइए इससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा तो और क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है पार्ट है ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड को डिग्रेड किया है तो उसे कंजर्व भी करेंगे। कैसे कंजर्व करेंगे? बाय डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करते हुए एफॉरेस्टेशन। अगर आप लोगों ने किसी चीज को डिफॉरेस्ट कर भी दिया है तो जाकर 2-4 पेड़ लगा दीजिए, अपना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन से शांति प्राप्त होगी। इस बार आप देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, सही तरीके से ग्रेजिंग का मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स को अगर हम लोग लंबे लंबे जगहों पर बेल्ट्स की तरह अगर हम लोग बहुत सारी ट्रीज को प्लांट कर देते हैं और शेल्टर बेल्ट्स बना देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाती हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स।
स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, हमारे यहाँ पर राजस्थान में सैंड ड्यून्स एक जगह से जाके दूसरी जगह पर उड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत टाइम से काम कर रही है इसके अंडर, और उन्होंने इसका एक तरीका निकाला है कि अगर हम लोग सैंड ड्यून्स के ऊपर क्रॉप्स को लगाने लग जाएं या सैंड ड्यून्स के ऊपर पेड़ों को लगाने लग जाएं तो क्या होगा, रूट्स की मदद से वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और इसकी वजह से ये सारा लैंड है, ये जो सारी हमारी सॉइल है, उड़ के इधर उधर नहीं जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। वेस्टलैंड्स को भी हमने बात की थी, ऐसे छोड़ रखा है, वेस्ट छोड़ के बिल्कुल मान के अरे इससे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसे ठीक तरीके से मैनेज करें तो शायद हो सकता है हम वहाँ पर बेहतर चीजें भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर वेस्टलैंड पे ऐसे ही कुछ भी उगा हुआ है, अगर वहाँ पर हम लोग बेहतर चीजें लगाने लग जाएं, कम्युनिटी गार्डन में पेड़ वगैरह उगाने लग जाएं, तो वो चीज प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर आ सकती है। फिर आप देखिए डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, ये तो मेरा फेवरेट है, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया, बिना ट्रीटमेंट के ना डालें उसको उसमें। फिर हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑन माइनिंग। अब माइनिंग को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है माइनिंग स्टॉप कर दो, क्योंकि स्टॉप करोगे तो डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम स्टॉप कर देंगे तो हम भी स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसको खत्म नहीं करना है, उसके डिस्पोजल को मैनेज करना है, ट्रीट करना है जो कि वेस्ट बाहर आ रहा है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे माइनिंग को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हो रही है, कहीं जबरदस्ती तो नहीं लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर देखिए लैंड डिग्रेडेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये पार्ट वैसे जनरली नहीं आता है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी लेकर आ गई हूँ। तो देखिए 130 मिलियन हेक्टेयर्स का जो लैंड है हमारे यहाँ पर, ये डिग्रेडेड है। इसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, 56% वाटर डिग्रेडेड लैंड है, और इस बार हम लोग देखते हैं 10% होता है बाय विंड, 6% बाय सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। अब यहाँ पर समझिए ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि फॉरेस्ट की वजह से डिग्रेडेड लैंड है, उसके अलावा वाटर की वजह से, और उसके साथ साथ विंड की वजह से। इसके अलावा सॉइल इरोजन जो होता है, जो टॉप सॉइल का मूवमेंट होता है, इरोजन होता है, वो हो सकता है बाय नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो, जो कि होता है विद द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स। ये चीज याद रखें। फिर मैंने आपको जो चीज कही थी, नेशन की फॉरेस्ट पॉलिसी विच केम आउट इन 1952 याद कर लीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जिसमें एक्सपेक्टेड फॉरेस्ट कवर दिया गया था 33%, और हमारे यहाँ पर 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास 23.07% लैंड ही है अंडर फॉरेस्ट कवर, यानी कि अभी हम लोगों को बहुत सारा वृक्षारोपण करके, बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन करके हमारे फॉरेस्ट का जो कवर है उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स पर आ चुके हैं। आई होप आपको अभी तक लैंड सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब सॉइल एज ए रिसोर्स में 3 पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज क्या है, सॉइल जो है वो है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रीन्यूएबल है, खुद से खुद ही रिप्लेनिश हो जाती है, और उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स भी है। खुद कैसे होती है ये रिन्यू, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी। फिर इट इज अ लिविंग सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि अपने अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं, इसलिए कुछ लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है। फिर हम देखते हैं इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया एक्साइटमेंट में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स बन जाता है ह्यूमस, जो कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इस बार हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे हुआ था, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें अब समझिए कि कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, कि जो पेरेंट रॉक होती है, जो कि हम बचपन में वो देखते थे ना, ग्लास के उसमें डायग्राम बना हुआ, उसमें जो पेरेंट रॉक किस टाइप की है, उससे किस तरीके का न्यूट्रिशन आ रहा है, उससे किस तरीके का कंटेंट आ रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं बेड रॉक और पेरेंट रॉक के बेसिस पर सॉइल की जो टॉप सॉइल की लेयर बनकर आती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्लाइमेट और वेजिटेशन किस तरीके का है, वहां पे फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ फोर्सेस ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटी ऑफ डीकंपोजर्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं किस चीज के लिए, सॉइल किस तरीके से फॉर्म हो रही है उस चीज के लिए। ये चीज आपको लार्जली समझनी है, देख लीजिए एक बार। इसमें ऐसे कुछ बहुत मेजर रॉकेट साइंस याद करने जैसा नहीं है, पर एक बार देख लीजिए फॉर योर रिकॉलिंग, फॉर योर रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहली चीज है कलर और उसका थिकनेस, इसके बाद टेक्सचर और उसका एज,
और उसके बाद केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कहोगे कलर और थिकनेस के बेसिस पे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, लेकिन एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया किस बेसिस पर होता है, तो ये उसके फैक्टर्स हैं, ना कि उसके फैक्टर्स कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुआ था। चीजों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, अपने दिमाग में क्लियर लेकर चलेंगे तो आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। किस बेसिस पर हम लोग हमारी क्लास को क्लासिफाई करते हैं, बदमाश बच्चे, अच्छे बच्चे, बेस्ट बच्चे, वो बच्चे जो कि बिल्कुल एंथुजियास्टिक हैं 40 on 40 लेकर आने के लिए, वो सारे बच्चों के बेसिस पर हम लोग जिस फैक्टर्स पर इनको डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही कलर और थिकनेस कैसी है सॉइल की, टेक्सचर और एज कैसा है सॉइल का, और उसके साथ साथ उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ इस पार्ट को जहाँ से सब लोग नमस्ते करके निकल जाते हैं ज्योग्राफी के साथ, लेकिन आपने मेरे साथ पढ़ा है, आपको पता है ये बेस्ट चीज है, इजीएस्ट चीज है, फटाफट से फिर से समझा देती हूँ, कोई भी टेंशन लेने की चीज नहीं है। ये मैप आपने पहले भी देखा होगा, ये इसका इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, कौन से फॉरेस्ट और माउंटेन्स हमारे यहाँ पर हैं? सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हैं वो हैं हमारे हिमालयाज। यस, हम लोग बात करें हिमालयाज की। हिमालयाज कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों की जो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल होगी वो होगी हमारे हिमालयाज के पास, यानी कि देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर हमारी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो माउंटेन्स होते हैं, बेचारे बहुत ही भले होते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद तो ऊपर से सारा जो विंड वाटर और ग्लेशियर का इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से अपना सारा अच्छा गुड टॉप सॉइल को इरोड करवा के नीचे भेज देते हैं। अब क्योंकि नीचे भेज देते हैं तो ऑब्वियसली इसके जो इमीडिएटली नीचे वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल जब भी आएगी दिमाग में तो हम क्या याद करेंगे? एलुवियल सॉइल। रट लीजिए, एलुवियल यानी कि फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पर आप देखिए फॉरेस्ट से जो नीचे आ रही है, एग्जैक्टली नीचे आते से ही इस पार्ट में आ जाएगी हमारी कौन सी वाली सॉइल? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, हम लोगों ने देखा है, और कैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। ये थोड़ी सी देखो राजस्थान, गुजरात यहाँ पर भी जारी है, तो अच्छा है, मतलब कल्टिवेशन हो सकता है एलुवियल सॉइल से यहाँ पर भी। फिर हम लोग ब्लैक सॉइल को जब भी बात करते हैं तो उसको दो और नामों से बुलाते हैं। आप लोग जल्दी से मुझे अभी बताएंगे कौन से दो नामों से बुलाते हैं। सो हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं कॉटन सॉइल या फिर रेग्यूर सॉइल भी। और ये कहाँ पर अवेलेबल होगी? एक काला धब्बा है हमारी कंट्री के बीच में, और वो है हमारा कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेग्यूर सॉइल वाला एरिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा कॉटन सॉइल वाला एरिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेराइट सॉइल। लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। मैंने आपको कहा था जो बहुत बाद में आई है, बाद में तो सिर्फ पत्थर ही आते हैं, नहीं। तो फिर लेटराइट सॉइल जो है वो उनकी पाई जाती है, यहाँ पर है थोड़ी सी यहाँ पर है, थोड़ी सी यहाँ पर है, थोड़ी यहाँ पर है। ये जब हम लोग सेपरेटली इस मैप को देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगी। पर लेटराइट सॉइल कहीं पार्ट्स में पाई जाती है हमारी कंट्री के। फिर है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कौन सी है? जो कि बिल्कुल ही क्या कहें ना, मतलब अब यहाँ पे नहीं हो सकता है कल्टीवेशन उतने अच्छे तरीके से। और राजस्थान में है एरिड सॉइल, जो कि सैंडी सॉइल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, राजस्थान में जाकर मार्क कर दें, ऊपर कोने में जहाँ पर हमारा बॉर्डर है बाकी कंट्रीज के साथ, वो बन जाती है हमारी एरिड सॉइल। फिर हम लोग देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो वो सॉइल है जो कि किससे बनी है? वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो इग्नियस रॉक्स ठंडियों के मेटामॉर्फिक बनी है, उनके वजह से बनी है। तो समझिए कि ये जो सारा लाल लावा है, ये ठंडा होके लाल हमारी यहाँ पर रेड और येलो सॉइल बनाता है। और ये किस पार्ट्स में है? मैंने आपको उस टाइम पर भी याद करने के लिए जब समझाया था तो कहा था लार्जली समझ लीजिए नीचे वाले एरिया में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला अवेलेबल है, ये देख लीजिए यहाँ पर इन सब जगहों पे हमारी रेड और येलो सॉइल मिलेगी। खूब सारा टाइम हमने मैप पर दिया है, प्लीज आई होप आप लोग खूब सारा टाइम इसको अच्छे तरीके से याद करने पर भी लगाएंगे और मैप से नहीं डरेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पे अवेलेबल होगी, ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिली और माउंटेनियस रीजन्स में, पता है हमें। लोमी और सिल्टी होगी लोअर कोर्स में और कोर्स ग्रेन्ड होगी अपर कोर्स में। कोर्स यानी कि उसमें कंकर वगैरह होंगे। क्यों होंगी ऊपर कोर्स ग्रेन्ड? अपर कोर्स में मतलब ऊपर वाले पार्ट में। क्यों होगी अपर वहाँ पे ऐसी? क्योंकि बहुत सारी टॉप सॉइल जो फर्टाइल है वो तो नीचे जा चुकी है। लोमी और सिल्टी होगी लोअर कोर्स में। फिर हम लोग देखते हैं हिमालयाज में स्नो है,
तो वहाँ पर ऑब्वियसली उस तरीके का टेम्परेचर नहीं है जहाँ पे जो नेचुरल तरीकों से सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी मिलती है, वो सारे ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ पर कर पाएँ थ्राइव वगैरह। इसलिए ये है लो इन ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये यहाँ पे लो है ह्यूमस कंटेंट पे और एसिडिक भी है, ठीक है। फिर ये एक्सपीरियंस करती है डिनंडेशन यानी कि इरोजन एक्सपीरियंस करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने साथ में। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिवर टेरेसेस देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ एलुवियल फैंस देखने को मिलते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं और लोअर वैलीज में मिलते हैं। वैलीज यानी कि एक हिस्से लेकर दूसरी जाने की हमारी जो वादियां होती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर, माउंटेन्स के बीच वाला एरिया लोअर वैलीज में फर्टाइल हो जाती है। कैसे हो जाती है कि यहाँ पर हमको दिखने को मिलते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस मतलब ये नहीं कि हमारी टेरेस पर आकर एक नदी बन गई है। रिवर टेरेसेस का मतलब ये है कि जो पानी बेचारा बार बार आएगा, ये क्या करेगा कि वहां पर इसको इकट्ठा कर देगा, सॉइल को इकट्ठा कर देगा और ये यहाँ पर रिवर टेरेसेस की तरह बन जाएंगे। यानी कि जब एक बहुत लंबे समय तक सॉइल इकट्ठी होती रहेगी और रिवर का जो लेवल है वो सॉइल से ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं रिवर टेरेस। और इसके साथ ही साथ एलुवियल फैंस भी उसी तरीके से देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ही हो जाते हैं फर्टाइल। इसके आगे हम लोग देखेंगे ये जो हमारी एलुवियल सॉइल, जो कि हमारी मोस्ट फर्टाइल सॉइल, जो कि एकदम नीचे पाई जाएगी इन दीज नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया। और ये यहाँ पर थोड़े थोड़े पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी है, मैप में देखें अपनी एनसीईआरटी में, थोड़ा थोड़ा नीचे भी है और ये असम तक भी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए वाइडली स्प्रेड है और इसके बाद फर्टाइल है, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी पाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं हिमालयन रिवर्स के द्वारा पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है और राजस्थान और गुजरात तक भी खिंची हुई चली जा रही है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज कही थी, हमारे पास बिग वाटर रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, ये चीज अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्टर्न कोस्ट इस वाले एरियाज में यहाँ पर देखिए सारी रिवर्स का जो पूरा पैटर्न है, तो ये इस एरिया में भी पाई जाएंगी ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट पर चीज याद रखेंगे, रिवर वैली में जो होगी कोर्स होगी, बाकी प्लेन्स पर इसे कहा जाता है द्वार, क्योस एंड तराई। इस चीज को प्लीज याद कर लीजिए। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं डीटीसी की बसेस वगैरह चलती हैं, तो दुआर्स होता है, क्योस होती हैं और टेराई होती है। ये है हमारे प्लेन्स पर इसे कहा जाता है। और यहाँ पर रिवर वैली में जो एलुवियल सॉइल होती है वो कोर्स होती है। फिर हम लोग देखते हैं भंगार और खादर को। भंगार जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पुरानी एलुवियल सॉइल जो है, जो 2 बार फ्लड लाती है रिवर, पहली बार जो डिपॉजिट होकर जा चुकी है, जो कि अब कोर्स हो चुकी है, इसमें कंकर हो चुके हैं, पुरानी हो चुकी है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है, इसलिए इसका नाम है भंगार। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो नई आई है, जो कि फाइन है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वो हमारी खादर। भागर और खादर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भांगर यानी कि जो पुरानी सॉइल है जो अब कोर्स हो चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी प्रेजेंट है। इसमें से अगर आपको ये भी याद रह जाता है, मैप का एरिया भी याद रह जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लैक सॉइल को, कॉटन और रेग्यूर, जो कि मेरे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने मुझे अभी बताया था। हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू में, जो मैंने कहा काला धब्बा हमारी कंट्री के बीच में, ये बेसॉल्ट रीजन यहाँ पर पाई जाती है। उसके साथ हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मालवा प्लेटू में यहाँ पर भी पाई जाती है, इस सारे एरिया में, महाराष्ट्र वाले में। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइन है, क्लेई है और पोरस है। क्ले की प्रॉपर्टीज क्या है, जितना पानी डालोगे सोखती चली जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी कॉटन सॉइल भी दिखाती है। पोरस है, बहुत ज्यादा पानी ले लेती है। फाइन है, बहुत ज्यादा फाइन है। क्लेई है, क्लेई का मैंने आपको बता ही दिया। समर में इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं और इसमें एरिएशन हो जाता है समर में, क्योंकि वो पूरी जम जाती है, तो उसके अंदर डीप क्रैक्स चलते जाते हैं और एरिएशन से हवा भर जाती है अंदर। फिर हम देखते हैं इसमें कैल्शियम होगा, कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटैश होगा, लाइम होगा। इसमें कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम ये तो याद कर लीजिए, और पोटैश और लाइम भी आप याद कर ही लेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, तो एक्चुअली इस चीज को याद कर लो, शायद एमसीक्यू की तरह भी आ जाए। फिर इट इज टिल्ड आफ्टर फर्स्ट शावर और प्री मानसून पीरियड, यानी कि प्री फर्स्ट शावर के बाद इसकी वो होती है, टिल किया जाता है इसे, और उसके बाद इसे प्री मानसून पीरियड में किया जाता है, ताकि जब मानसून आए बढ़िया इसमें पानी चला जाए, अच्छे से अपना इसका इरिगेशन अपने आप से हो जाए। लेटेराइट सॉइल कौन सी सॉइल है, जो कि लेट आई थी, जो कि ब्रिक के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर पाई जाती है, बहुत कम एरियाज है हमारी कंट्री के जहाँ पर पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट राजस्थान में है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सेंटर में है, यहाँ पर है। फिर आप ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी है साइड में,
यहाँ पर थोड़ा असम वाला एरिया है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी है, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में अवेलेबल है हमारे पास ये। फिर हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या वो हैं फीचर्स, जो कि हैं एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड हाई रेनफॉल। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा रेनफॉल, इसीलिए लेट आती है। लीचिंग हो जाती है इसमें। इसके बाद इसमें लो ह्यूमस कंटेंट है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। फिर जहां पर कल्टीवेशन करना होता है वहां पर मैन्योर को ऐड करना पड़ेगा। तो लेटेराइट सॉइल वो सॉइल है जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कल्टीवेशन के लिए मैन्योर डालना पड़ेगा। कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, असम, ये सारी जगह जो मैंने भी आपको दिखाई, ये देखिए यहाँ पर कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट है ये, यहाँ पर तमिलनाडु वगैरह हर जगह पर अवेलेबल है। इसके साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसको यहाँ पर उगाया जाता है विद द कंजर्वेशन टेक्निक। और वहां पर क्या ग्रो किया जाता है? टी एंड कॉफी। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। क्या पे हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला, ये के तमिलनाडु, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी एंड कॉफी उगेगा किस सॉइल में? लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल जो है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं। तमिलनाडु में लेटराइट सॉइल में, रेड लेटराइट सॉइल में लाल रंग के कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं। लाल रंग के नहीं होते, आपकी याददाश्त मजबूत करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। फिर ठीक है, हम लोग देखते हैं एरिड सॉइल को। एरिड सॉइल आपको पता है, मैंने आपको बताया राजस्थान में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए रेड टू ब्राउन कलर में अवेलेबल होती है। मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा धूप है, धूप में आप लोग गुस्सा में आ जाओगे और ब्राउन हो जाओगे क्योंकि आप टैनिंग हो गई है। तो रेड टू ब्राउन कलर इसका ऐसे याद रखेंगे। फिर इसका सैंडी टेक्सचर है, सलाइन है इन नेचर, सॉल्ट हाई है क्योंकि इवेपोरेशन हो जाता है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉल्ट अपने साथ पीछे छोड़ जाएगा। ड्राई क्लाइमेट में मिलती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमस नहीं है। फिर से देखिए, ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है, टेम्परेचर हाई है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की डेथ हो चुकी है, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है इसलिए इसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं है, सॉल्टी भी है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें लो ह्यूमस कंटेंट भी है। फिर देखते हैं लोअर एरियाज में कंकर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंकर इज मेड ऑफ कैल्शियम, CaCO3, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये सारी कहानी थी ऑफ एरिड सॉइल। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया राजस्थान में, इन वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं एरिड सॉइल थी क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई तो यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल ने एक लाइफलाइन की तरह प्रोवाइड किया उस एरिया को, और वहाँ पर अब प्रॉपर इरिगेशन के साथ साथ सॉइल कल्टिवेबल बन चुकी है। आगे चलते हैं, देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल फिर से बताती हूँ, जब पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो बाहर आके इग्नियस रॉक्स बन गई हैं, इग्नियस को ठंडा होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी हैं, और उसमें आप देखिए जो इग्नियस रॉक्स हैं वो है क्रिस्टलाइन इन नेचर। इग्नियस रॉक्स जो होंगी क्रिस्टल के फॉर्म में होंगी, तो यहाँ पर इनका जो टेक्सचर है वो जब क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं टुगेदर तो मैग्मा सॉलिडिफाई करता है और उसके साथ साथ रेड सॉइल बन जाती है। फिर हम लोग देखते हैं ये कूल होती है और उसके बाद कूल होती है और उसके बाद बन जाते हैं इसमें क्रिस्टल्स। फिर हम देखते हैं ये रेडिश है कलर में, ये तो हमें पता ही है रेड एंड येलो सॉइल है, तो इसलिए जहाँ पर रेडिश ज्यादा है वहाँ पे आयरन है, जहाँ पर येलो है वहाँ पर हाइड्रेटेड विद वाटर है, जहाँ पर बहुत तेज आयरन को आपने धूप में रख दिया है तो वो बेचारी रेड हो गई है कलर में, समझ रहे हैं, लोहा है यहाँ पे, आयरन है ज्यादा, और पानी से थोड़ा ठंडा ठंडा कूल हो गया है, सूरज में से येलो कलर का सूरज बनाते हैं हम, हाइड्रेट हो गया है तो ये विद वाटर बन चुकी है येलो इन कलर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रेनफॉल एरियाज में, उसके साथ साथ कहाँ पे पाई जाती है? गंगा प्लेन, उसके साथ हम देखेंगे मिडिल गंगा प्लेन, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर ये पाई जाती है। आप यहाँ पर भी पूरी चीज को समझेंगे, इस मैप को देखते हुए चलेंगे, मैप को देखकर अपने दिमाग में छापने की कोशिश कीजिए, बेस्ट तरीका है याद करने का। अब हमने इसके सॉइल इरोजन के कॉजेस पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या क्या हैं? नेचुरल गलीज बन जाती हैं, यानी कि जो पानी आता है ना वो रिवर्स बहुत सारा पानी कई बार अपने साथ साथ लेकर आती जाती हैं, सॉइल को अपने साथ लेकर चलती जाती हैं और उसके साथ साथ क्या लैंड में से वो बना देती हैं, रास्ते बनाती हुई चलती हैं गलियों के फॉर्म में। तो एक तो नेचुरल गलीज है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं गली इरोजन हो जाता है क्योंकि साथ में ऑब्वियसली लेकर जा रही हैं अपने साथ साथ पानी के लिए रास्ता बनाती है तो मिट्टी को भी साथ लेकर जा रही हैं, तो इरोजन हो जा रहा है। शीट इरोजन हो रहा है, जब इस पानी के बहाव की वजह से पूरी शीट्स ऑफ लैंड उड़ जाती हैं तो यहाँ पे शीट इरोजन हो जाता है।
कॉन्टोर फ्लोइंग इन रॉन्ग वे अप एंड डाउन, इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐप पर समझाया है। क्या है, इसको ढंग से देखें, समझें कि अगर हम गलत तरीके से कॉन्टोर फ्लोइंग करेंगे स्लोप्स के ऊपर तो क्या होगा कि मिट्टी रहने के बजाय बहती चली जाएगी। तो वो है अप एंड डाउन तरीके से अगर करेंगे तो वो है रॉन्ग वे, इसकी वजह से भी इरोजन देखने को मिलता है। फिर डिफॉरेस्टेशन तो सबको आता है। फिर हम लोग देखेंगे इसके कंजर्वेशन के मेथड्स, तो वो है एफॉरेस्टेशन। इसके बाद हम लोग प्लांट करें शेल्टर बेल्ट्स को, हम लोग कंट्रोल करें ग्रेजिंग को, कंट्रोल करें माइनिंग एक्टिविटीज को और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्पोजल को। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ के आए हैं। सॉइल की पार्ट है ये, लेकिन लैंड में भी पढ़ कर आए हैं। इस बार हम लोग देखें ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, ये भी समझा दिया। टेरेस फार्मिंग करें, हम लोग टेरेस बनाने की कोशिश करें माउंटेन स्लोप्स पर। किस तरीके से कि अगर माउंटेन स्लोप ऐसी है तो फिर अगर हम लोग उसको यूं करके यहाँ पर चीजें उगाने लग जाएंगे तो यहाँ पर जब पानी आएगा तो वो सारा चीजें एक साथ नहीं लेकर जा पाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रूट्स बनेंगी और वो सॉइल को स्टेबलाइज करने में मदद करेंगी। तो जिस लेवल का इरोजन हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होगा इन माउंटेनियस रीजन, तो टेरेस फार्मिंग वहाँ पर हेल्पफुल होती है। करेक्ट कॉन्टोर फ्लोइंग करें, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसे इस तरीके से करेक्टली वो करेंगे तो ये जो सॉइल है वो पानी को अंदर लेकर जाएगी, ना ही पानी के साथ। अगर उल्टा कर देंगे इस तरीके से तो पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी। तो अगर करेक्टली कॉन्टोर फ्लोइंग करेंगे तो वो एक अच्छी तरीका है। फिर हम लोग देखेंगे डिवाइडिंग द फील्ड इनटू स्ट्रिप्स। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर इरोजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स में चीजों को डिवाइड कर दिया, ब्लॉक बना दिया, स्ट्रिप्स में अगर हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगी हुई हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बीच में बाउंड्रीज भी बना रखी हैं, तो फिर उसकी मदद से क्या होगा कि ये जो इरोजन हो जाता है वो वैसे नहीं होगा, वहीं की वहीं मिट्टी सेटल हो जाएगी, स्पेशली अगर वाटर से इरोजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कल भी आप लोगों को ये चीज समझा रही थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रीजन है, असर्शन है, बताइए ये सही है या नहीं है। इस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में बन सकते हैं कि सही डेफिनेशन बताइए। कि मान लीजिए 4 फीचर्स दे दिए, अभी कल हम लोगों ने पढ़े 4 फॉर्म्स ऑफ, मान लीजिए अपन ने ये पढ़े पावर शेयरिंग, तो अगर वो 4 फॉर्म्स लिखे हुए हैं तो चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में आ सकते हैं कि कहीं पर 3 ही लिखे हुए हैं, कहीं पर 2 ही लिखे हुए हैं, कहीं पर 1 गलत लिखा हुआ है। इस तरीके से एकदम नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके अलावा बहुत तरीके से बन सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम लोग देखें मैप में बन सकते हैं, ऑब्वियसली मैप तो हमारा खैर अलग ही आता है, पर आप समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से तो आपको एक आता ही होगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक सैंपल पेपर में अपने पास एक क्वेश्चन था कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में था वो तमिल का जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो अब बताइए, इंसान पढ़ते पढ़ते सोचे हाँ ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हर एक पार्ट है। इसीलिए जरूरी है कि जो एटलीस्ट हमारे पास कोर्स में डिवाइडेड है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो हैं ऑल्दो उस फॉर्मेट में जहाँ पर हम लोगों को अगर सब्जेक्टिव आंसर टाइप पेपर आता तो वहां पर हम लोगों को वैसे आंसर्स देने होते, लेकिन फिर भी पढ़ते तो हम वही कंटेंट ना। तो आप समझ लीजिए ना, किधर से पकड़िए उधर से पकड़िए। मैंने आपको एक हेडिंग दे दी कि देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी और आपको उसके अंदर कैसे आंसर करना है उसके लिए हम लोग केपेबल बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन डेप्थ स्टडी ऑफ ईच टॉपिक। एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सिर्फ फार्मिंग कल्टीवेशन नहीं होता, एनिमल रियरिंग भी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, यहीं के यहीं क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, व्हाट इज कॉल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ सकता है। झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं, बाकी जो ये अलग अलग दीपा कहाँ पर बोलते हैं, ये सारे जो वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, ये तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पार्ट से। यहाँ पर अटकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है यहाँ पर इसका एक सब टॉपिक है जो कि हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस बार हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इस बार क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सीजन्स क्या क्या है हमारी कंट्री में, वो इंपॉर्टेंट है। राइस, व्हीट, टी, कॉफी, जूट, फिर से देख लो सब लोग जो अभी तक ताली बजा रहे हैं, सब लोग अच्छे बच्चे। राइस, व्हीट, टी, कॉफी और जूट, ये हमारे यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट है। जनरली हमने देखा है क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। एक पेपर में क्वेश्चन है जहाँ पे रागी के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ पे हम लोग मिलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें,
लेकिन ये जनरली मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं, इनको हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है पूरी स्कीम है, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी अभी। भूदान क्या है, ग्रामदान क्या है। तो विनोबा भावे जी जो हैं वो कौन है, हमारे बहुत ही अच्छे चहीते। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी किस तरीके से है, ये जनरली नहीं आता है पेपर में। ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट आता है जो कि हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे क्विकली, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे मैप वर्क। अब वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है, जिसकी थ्योरी का पार्ट आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में देखा गया होगा, उसका सिर्फ मैप वर्क आने वाला है। वो भी हमारे पास क्लियर डिफाइंड कुछ डैम्स हैं जो ही आएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल लीजिए और सबसे अच्छे से समझ लीजिए कि मतलब एक बहुत बड़ा रिलीफ है एग्रीकल्चर, और यही आ रहा है फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो भी है प्लीज ढंग से याद करेंगे, इजी तरीके से याद करेंगे और दिमाग पे कोई लोड नहीं लेकर चलेंगे, सब आसान है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिया एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी यानी कि बेस देती है बाकी की सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को भी। कल्टीवेशन और एनिमल रियरिंग, ये दोनों ही चीजें एग्रीकल्चर का पार्ट हैं। अगेन एनिमल रियरिंग भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, खाना प्रोड्यूस करती है और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्सिस्टेंस और दूसरा मैंने आपको बताया कमर्शियल। सब्सिस्टेंस यानी कि अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जहां पर खेती बाड़ी हो रही है वो है हमारी सब्सिस्टेंस। कमर्शियल जब बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो वो बन जाती है कमर्शियल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी 2-3 टाइप्स हैं, जो कि ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सबसे पुराने जमाने में किस तरीके से होती थी, आज भी होती है कंट्री के कुछ फ्यू पॉकेट्स में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये प्रैक्टिस होता है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, हो दाव, डिगिंग स्टिक्स, फैमिली और कम्युनिटी के लेबर की मदद से। हो दाव, डिगिंग स्टिक्स 3 बार इसके बोला है, याद रहना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू की तरह आ जाए कि ये चीजें क्या हैं। जैसे कि हमारे पास था द्वार, च्योस और तेराई, ये क्या है आप लोग अभी मुझे बताएंगे। हो दाव और डिगिंग स्टिक्स जो हैं ये प्रिमिटिव टूल्स के नाम हैं। ये जनरली स्मॉल जगहों पे होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर होता है और फैमिली और कम्युनिटी के लेबर की मदद से होता है। इस बार हम लोग देखते हैं ये डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। ऑब्वियसली इसमें कोई नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की, मॉनसून जो है कोई अलग से चीजें नहीं आ रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज, पंप्स वगैरह नहीं डाले जा रहे हैं। ये सूटेबिलिटी एनवायरनमेंट की कंडीशंस के ऊपर, उसके हिसाब से किस तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती है। फिर इसको ये भी कहते हैं स्लैश एंड बर्न, याद कर लीजिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, दे प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। जब मन खत्म हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, इसको काटते हैं, जलाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जी नहीं, उस लैंड को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और आगे गए हुए लैंड को स्लैश करते हैं, उस चीज को बर्न करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को वहीं पर छोड़कर वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न। पिछले एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं जला के आगे बढ़ते हैं, आए हुए जहां पर नया जा रहे हैं आप, उस एरिया को जलाकर और उसको राख बनाकर और फिर वहां पे अपना कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं कि जो नेचर को रिप्लेनिश करने का अपना टाइम मिल जाता है, उसके साथ साथ जो सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, और उसके साथ साथ लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर लो देखने को मिलती है, क्योंकि जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को, HYV सीड्स वगैरह को नहीं यूज करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर अब यहाँ से आ जाता है वो पार्ट जहाँ पे लोग जनरली सोचते हैं बस कैपेसिटी ओवर, नाउ आई कांट लर्न। लेकिन हम लोग सारी चीज को फिर से ऐसे नहीं सोचेंगे। करंट फैलो इज समथिंग विच इज अंडर 1 ईयर, हम लोगों ने उसको खाली छोड़ रखा है। 1 ईयर या 1 ईयर से कम के बीच में हम लोगों ने उस लैंड को खाली छोड़ रखा है, जो कि कल्टिवेट हो सकता है, उसको उसकी नेचुरल उस चीज को रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलिटी को छोड़ा हुआ है। झूमिंग, अब अच्छा एक सेकंड, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर लोग अपनी कैपेसिटी छोड़ देते हैं, लेकिन हमको अपनी कैपेसिटी नहीं छोड़नी है क्योंकि हम लोगों का जोश है हाई। तो यहाँ पर हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें याद करना है।
अब झूमिंग कहा जाता है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसका मैंने एक्रोनिम बना दिया AMMN, अमन। अमन यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पर इसको कहा जाता है झूमिंग। झूम रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये चारों। यहाँ पर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको बोलते हैं ये स्लैश एंड बर्न वाली को झूमिंग। फिर हम लोग कहते हैं मणिपुर में, जहां पर पैसा है, पैसे से आपने लिया पुलाव, पैमलो, पैमलो से पुलाव, ऐसे करके याद रखेंगे इसको। फिर दीपा जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एक इंसान है छत्तीसगढ़ के, जो कि वहां पर रह रही हैं, इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रह रही हैं, वो है दीपा, और इसे वहां पर दीपा नाम से बुलाया जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं इस तरीके से। ऑब्वियसली मैं हर चीज का अगर आपको समझाने निकली तो कल हो जाएगी, लेकिन हम लोग इस चीज को समझ के चलेंगे कि अपने लेवल पर जितना आपको इनमें से याद हो पाए, इट इज वेरी वेरी गुड। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। सबसे इजी याद करना ब्राजील, रोका, ये आसान है। रोका एक हिंदी लैंग्वेज में यूज किया हुआ वर्ड है। रोका वो जो प्रैक्टिस होती है ना शादी से पहले, वो ब्राजील में कर रहे हैं लोग आजकल सेलिब्रेट। मजाक कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कॉनुआ, कॉनुको। इंडोनेशिया में कहते हैं लदांग। फिर हम लोग वाइतनाम में कहते हैं, वाइतनाम में कॉफी, रे, ठीक है, रे ऑफ होप। ऐसे करके आपको जितना याद, मिल्पा इन मैक्सिको, आसान है याद करना। इसको अपने लेवल पे जितना हो सके याद करें। मैंने आपको पहले भी कहा था, याद करने का तरीका है एक, उस चीज को बार बार पढ़िए, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुछ भी पूछ सकता है। झूमिंग जैसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये दीपा मान लो पूछ लिया। अब क्योंकि सब याद करने के चक्कर में आप कुछ भी ना याद करें, ऐसा भी मत कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम याद कर पाए, ठीक है। फिर है हमारे ये इंडिया में क्या क्या बुलाया जाता है? कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वाल्ड्रे या वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के नीचे वाल्ड्रे, वॉल्ट्रे, खिल इन हिमालयन बेल्ट। ये कुछ है, मतलब आप देख लीजिए इनमें से आपको जो अपने रेफरेंसेस के हिसाब से आप इनके नाम याद कर पाए। नहीं तो बार बार रीड करने से भी चीजें याद हो जाती हैं। अभी भी टाइम है, इसे अपनी स्टडी टेबल पे या जहाँ पढ़ते हैं उसके वहां पर लगा लीजिए और उसे बार बार पढ़िए, याद हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें हम लोग देखते हैं हाई पॉपुलेशन एरियाज में किया जाता है, जहाँ पे लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेबर इंटेंसिव है नेचुरली, क्योंकि बहुत छोटे लैंड पर हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश की जा रही है। इंटेंसिव तरीके से काम हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं उसको काम करने पे। फिर हम लोग देखते हैं हाई डोजेज यूज होते हैं ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हायर प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा बाहर की चीजें भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हमारी कंट्री में देखा जाता है कि कैसे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो उनके बीच में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक लैंड अगर मान लीजिए ऑलरेडी 1 एकड़ का है, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने से 2 पार्ट्स में बढ़ता जाएगा। ऐसे करते करते वो जो 2 बच्चे होंगे वो फर्दर 2 बच्चों में बांट देंगे। ऐसे होते होते हम लोग देखते हैं ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, कि हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी माताजी की प्रॉपर्टी हमारी है, तो उससे हम लोग देखते हैं लीड्स टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस। जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे लैंड बढ़ता जाता है। उसकी वजह से जो रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज होती है ये अनइकोनॉमिकल हो जाती है। यानी कि आप एक लेवल तक ही प्रोड्यूस कर सकते हो ना, आधा एकड़ लैंड पे कितना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको आप बेच भी लोगे, अपने लिए कंज्यूम भी कर लोगे, ये कितनी चीजें कर पाओगे उससे। तो ये अनइकोनॉमिकल बनती जाती है जैसे जैसे लैंड होल्डिंग साइज छोटी होती जाती है। फार्मर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम लिमिटेड लैंड। एब्सेंस होता है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड का भी यहाँ पर, इसीलिए मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश की जाती है। शायद ज्यादा आ जाए इसलिए हम लोग फिर थोड़ा बेच भी आएंगे, कुछ पैसे भी कमा लेंगे। इनॉर्मस प्रेशर होता है किसके ऊपर? फार्मर के ऊपर, उसके साथ साथ लैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि फार्मर तो बेचारा बहुत ज्यादा काम कर ही रहा है, उसके साथ लोग जो लगे हुए वो भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारा जो लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर भी इनॉर्मस प्रेशर है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो की रीजन है कमर्शियल फार्मिंग का, इसकी जो की चीज है वो है यूजेस ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। अब आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस पे हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग खत्म होता है। कमर्शियल फार्मिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। इसकी कमर्शियल फार्मिंग की क्या है कि यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स लगाए जा रहे हैं, तभी हम लोग हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे, यहाँ पर कमर्शियल तरीके से उगा पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी, जो बहुत अच्छी वेराइटी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई है हमारे यहाँ पे।
केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजों को यूज करके हाई डोजेस में देके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि इस सामान को बेचने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अलग अलग जगहों पर जितना कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उस क्रॉप का, कितना हमारे लिए खुद के लिए फैमिलीज रख रही हैं, कितना बेच रही हैं, किस तरीके से बेच रही हैं, ये चीजें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीकों से होती हैं। इसका एग्जाम्पल राइस जो है ये एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में। हरियाणा में हम लोग देखते हैं, पंजाब में हम लोग देखते हैं राइस इतनी अबंडेंस में ग्रो हो रही है कि बहुत ही एक कमर्शियल क्रॉप की तरह सामने आती है। लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहां पे एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि ये वहां के लोग सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं। राइस पंजाब हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। MCQ। आगे बढ़ेंगे। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर एक ही सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया पे उगाया जाता है। प्लांटेशन का की फीचर क्या है कि इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उगाया भी जा रहा है, वहीं पे इंडस्ट्रियल सेटअप की तरीके से भाई पैक वगैरह भी हो रहा है, टी लीव्स अपने आप सेपरेट भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बढ़िया बन रहा है। प्लांटेशन से पता नहीं क्यों मुझे हमेशा टी ही याद आता है, इजीएस्ट चीज टू लर्न। बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है उनका। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और यहाँ पर बहुत लंबे लंबे एरियाज कवर्ड होंगे। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं दैट ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, इनको प्लीज याद रखिए, हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। किसी को कोई दिक्कत प्लांटेशन में, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, हम फटाफट इसको कवर करके आगे बढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पर। क्रॉपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बात, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। नहीं इम्पोर्टेंट है इसलिए। इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन है, राबी, खारिफ और जायद। आपके पास बढ़िया सी टेबल दी हुई है, टेबल को याद कीजिए, जिंदगी को आसान कीजिए। खारिफ जो है ये एक मॉनसून क्रॉप है, क्योंकि ये यूज करती है हाई वाटर रिक्वायरमेंट के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा पानी यूज होगा। जब इस क्रॉप को उगाया जा रहा होगा तो इस क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसीलिए ये मॉनसून क्रॉप की तरह सामने आएगी। जुलाई से लेके अक्टूबर तक इंडिया में खूब बारिशें पड़ती हैं, इसलिए ये हो जाती है एक रेनी सीजन वाली क्रॉप, मॉनसून क्रॉप, खारिफ क्रॉप। एग्जाम्पल्स राइस, मेज, ज्वार। अभी यहाँ पर कोशिश कीजिए एटलीस्ट कुछ नाम याद रख पाए इंस्टेड ऑफ कुछ भी नहीं याद रख पाए। राइस का अगर एग्जाम्पल लेके चलें, इसको खूब सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए एक मॉनसून क्रॉप है। उसके साथ ही साथ आप देखो जुलाई और अक्टूबर में बनाई जाती है। राबी क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, राबी क्रॉप है डब्ल्यू, व्हीट की क्रॉप। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं डब्ल्यू व्हीट, डब्ल्यू से विंटर क्रॉप है। राबी क्रॉप, विंटर क्रॉप, सर्दियां जब होंगी तब उगाई जाएगी, और व्हीट इसमें एक एग्जाम्पल है। सर्दियां कब होती हैं? अक्टूबर से लेके फरवरी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वैसे तो पता है ये चीजें बहुत अच्छी होती थी, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं। एनीवे, फिर हम लोग जायद क्रॉप को देखें तो वो है समर क्रॉप। जायद क्रॉप समर में उगाई जाएगी। कौन से पार्ट में? मार्च से लेके जून तक में, क्योंकि जून की छुट्टियां लगते ही हम वाटरमेलन खाने लग जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। खारिफ क्रॉप है, मॉनसून, बारिशें पड़ेंगी तब उगेगी। बारिश कब पड़ेगी? जुलाई से अक्टूबर के बीच में। एग्जाम्पल है राइस, क्योंकि राइस हमारा वो चीज है जो बहुत ज्यादा पानी पीती है। पैडी क्रॉप है। फिर हम लोग देखें राबी। राबी कौन सी क्रॉप है? विंटर क्रॉप है, सर्दियों में उगाई जाएगी। सर्दियां कब होती हैं? अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में। व्हीट इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी सारे एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, याद करके चलो तो बहुत ही बढ़िया है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के पैटर्न से समझा रही हूँ इस चीज को। जायद क्रॉप्स हैं समर क्रॉप्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह। आगे बढ़ते हैं, वील सी मेजर क्रॉप्स जो है हमारी कंट्री में, फूड और नॉन फूड क्रॉप्स बनाई जाती हैं। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के वेरिएशंस होते हैं, सॉइल के, क्लाइमेट के, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के, इसके बेसिस पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अब मैंने आपको क्या कहा था, कौन से इंपॉर्टेंट है? राइस, व्हीट, टी, कॉफी। राइस, व्हीट है हमारी कौन सी क्रॉप है? ग्रेन्स हैं, और हमारी टी, कॉफी बेवरेज क्रॉप्स हैं। इसके साथ साथ जूट, कॉटन भी इंपॉर्टेंट है।
ये कुछ ऐसी हैं जो हम लोग नॉन नेगोशिएबल लेके चलेंगे, ये तो हम लोगों को पढ़ना ही है। टी, कॉफी, राइस, व्हीट, जूट और उसके साथ साथ कॉटन। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी की चीजें सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन पार्ट से। राइस जो है हमारी स्टेपल फूड क्रॉप है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया खाता है इसको। सबसे पहले प्रोड्यूस करता है चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया। इससे सिंपल तरीके से कोई आपको नहीं लिख के देगा फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, पॉइंट नंबर 2 पे आता है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये कौन सी क्रॉप है? मॉनसून क्रॉप है, बारिश के सीजन में उगेगी, बहुत सारा पानी पीती है राइस। खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री, मॉइस्चर चाहिए इसको, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। खूब सारी बारिश चाहिए इसको, ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, बहुत तेज टेम्परेचर चाहिए इसको, तब जाके आपके बढ़िया पुलाव, जहाँ की जो हमने अभी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? पुलाव कहाँ पर बनता है? पैसों से, मनी से। खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, और मुझे चाहिए 100% से ज्यादा मार्क्स। ठीक है, इस बार हम लोग देखेंगे अगर लेस रेनफॉल वाली जगह पर बनती है तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज की मदद से उगा देते हैं और उसके बढ़िया हो जाती है क्रॉप, वहां पे भी उग जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर उगाई जाती है, तो राइस के ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। ये मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से 2 इंपॉर्टेंट मैप आ रहे हैं, मेजर व्हीट, मेजर राइस, मेजर व्हीट, मेजर राइस। 3 बार बोलूं या 2 बार में समझ जाओगे? ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में समझ जाओ कि मैं कह रही हूँ मेजर व्हीट और मेजर राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें यूपी है, बिहार है, असम है। यहाँ पर तो आप यही देख लो, बारिश खूब पड़ रही है, ह्यूमिडिटी खूब है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कोने में, केरला का छोटा सा पार्ट और थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का, ये सब आते हैं मेजर में। अब क्या होता है, नेचुरल सी बात है, आपको ये सारी जगह शायद याद ना भी रहे, तो देखो मेन हिस्सा अपने दिमाग में छाप लो। 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेजर राइस और मेजर व्हीट। यहाँ पर आप देख लो यूपी, बिहार, असम। एटलीस्ट ये पार्ट तो मार्क कर दो, मार्क्स तो 100% मिल ही जाएंगे। उसके अलावा सोच लो ये साइड वाला पार्ट जो है हमारा, जो ईस्टर्न साइड है कंट्री का, यहाँ पर खूब सारी जगहों पर उगे थे, और वेस्टर्न में सिर्फ महाराष्ट्र का छोटा सा पार्ट है, कर्नाटक और केरला का भी छोटा छोटा पार्ट ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गए मेजर राइस प्रोड्यूसिंग। अगर अभी तक नहीं देखा है तो अपने पेपर में, अपने इसमें देख लीजिए ये चीज, मेजर राइस, मेजर व्हीट को आप लेकर चलेंगे। फिर हम देखेंगे मेजर व्हीट को, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री की, मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री की। व्हीट के बिना लोगों की रोटी के बिना काम नहीं हो पाता। ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर और नॉर्थ वेस्ट, ये राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो एरिया नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ की मेन फूड क्रॉप है। राबी क्रॉप है, कौन से सीजन में ग्रो होगी? विंटर सीजन में। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इसका मैंने इतना बढ़िया सोचा था कि कूल ग्रोइंग सीजन, जब हम लोग रात को सोते हैं तो क्या करते हैं, कूलर जलाते हैं, एसी चलाते हैं, ठंडा ठंडा मौसम बनाते हैं। तो जब ग्रोइंग सीजन है, जब वो आराम से ग्रो कर रहे हैं, तो इसको कूल सीजन चाहिए, और जब इसको उठने का समय हो गया, राइप होने का समय हो गया, तो इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। तो सूरज आएगा तो नेचुरली उठना ही पड़ेगा ना तो सबको। व्हीट राबी क्रॉप है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पर कितनी एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको? 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 100% से ज्यादा जो राइस को चाहिए, जो मुझे मार्क्स चाहिए। देन वी सी इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ये सारी जो रेनफॉल है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए। इस बार हम लोग देखेंगे देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट 2 जोन्स हैं कंट्री में, MCQ से भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से भी इंपॉर्टेंट है, सब तरीके से इंपॉर्टेंट है। गंगा सतलज प्लेन्स, GS प्लेन्स, GS। कोई इसका कुछ बनाना चाहता है गंगा सतलज प्लेन्स का? गंगा सतलज प्लेन्स जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री, जम्मू एंड कश्मीर से इधर वेस्ट साइड की तरफ जब हम लोग चलते हैं, उस एरिया में पाया जाता है हमारा गंगा सतलज प्लेन, पंजाब, हरियाणा, उस वाले साइड पर। और ये है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, जो कि काला धब्बा है हमारे यहाँ बीच में, डेक्कन प्लेटो, बेसॉल्ट रीजन जो हम कहते हैं, वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया। यहाँ पर व्हीट ग्रोइंग जोन्स हम इसे कहते हैं, 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स। फिर हम लोग देखें आगे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, इसको हम मैप पर ही देख लेते हैं। तो वो है, सबसे पहले देखो पंजाब, हरियाणा डाल दो, व्हीट ग्रोइंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स। राजस्थान के पार्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र भी है।
ये सारे जो जगह हैं ये पूरे इस मैप में मार्क करो, अपने पेपर पर देखो, अपनी एनसीईआरटी में चेक करो। वीट ग्रोइंग रीजन्स, जो मेजर वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं उसको ढंग से चेक करके हम लोग याद करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट मैप वर्क है, ये दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं टी की तरफ। मैंने वैसे मुझे आपको और सीरियल क्रॉप्स पढ़ानी थी आगे, लेकिन मैंने सोचा जब तक आपका दिमाग सपोर्ट कर रहा है तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी लेके टी और कॉफी को पहले पढ़ा दूं। टी और कॉफी बेवरेज क्रॉप्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस जनरली बनते हुए दिखते हैं। टी कहाँ उगती है? प्लांटेशंस पर। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिखाया था कैसे टी कल्टिवेशन होता है, हम एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुके हैं। ये एक बेवरेज क्रॉप है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें बताया गया है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। कमर्शियल पर्पसेस से यूज होता है। टी लीव्स को प्लग किया जाता है, फिर उन्हें इकट्ठा करके सॉर्ट किया जाता है, पूरा प्रोसेस है। वहीं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का इंटरफेस बना हुआ है, कहां पर? प्लांटेशन पर। ठीक है। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसे, ठीक है, बहुत डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। यहाँ पर रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए सॉइल के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं टी बुशेस, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। टी बुशेस को क्या चाहिए होता है? वार्म, गर्म और मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। पूरा उसके उगने के टाइम पे उसको फ्रॉस्ट फ्री जगह चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए, इंश्योर करते हुए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। बार बार पानी पड़ते रहना चाहिए, बार बार इरिगेशन के अलावा ये जो फ्रीक्वेंट शावर्स हम उसकी रेन की बात कर रहे हैं होते रहने चाहिए, ताकि यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे टेंडर लीव्स की। ठीक है। फिर टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टी हमारी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी लेबर लगी हुई होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस। कौन सी बेस्ट लीव है उसको प्लग करने के लिए ऑब्वियसली वो जो लगी हुई होती है ना बास्केट्स पीछे भारी भारी, और लेडीज जाकर उसे कलेक्ट कर रही होती है। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। स्किल क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पता होना चाहिए क्या चीज है, चीप क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो खैर करना ही है, और अबंडेंट क्योंकि बहुत बड़े बड़ी जगहों पे होता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मैप पर देखेंगे। ये है हमारा हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है मैप में कि ये मार्क्ड है, बताओ यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हो सकता है आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा फेमस टी ग्रोइंग एरिया है, बताओ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये टी ग्रोइंग एरिया, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक है हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दूसरा है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये आपको चीज याद होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं असम में है। असम की चाय तो सबसे बेस्ट होती है। मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को अगर याद करके चलोगे तो आसान रहेगा याद करना। वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में उग रही है चाय, उत्तराखंड में उग रही है चाय, आंध्र प्रदेश में उग रही है चाय, तमिलनाडु में और केरला में ही उग रही है चाय। यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों को कोई पार्ट से याद नहीं करने हैं, हम सिर्फ इन चीज को ऐसे ही याद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिर मार्क करके बता रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसे दे दे मार्क करके और कहें बताओ ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कौन से टी प्रोड्यूसिंग मेजर रीजन्स हैं। और उसके अलावा इसमें से एटलीस्ट 3 ईच याद करके चलें ताकि आपके लिए आंसर करना आसान हो। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टी के मैंने थोड़े सॉर्ट कर दिए। वेस्ट बंगाल याद करना आसान है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो पास में है, ये याद करना आसान है, इसलिए मैंने थोड़ा सॉर्ट कर दिया इस चीज को। कॉफी जो है इंडिया की 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है। पूरे दुनिया में इट्स नोन फॉर गुड क्वालिटी। पूरी दुनिया में जानी जाती है कॉफी कि इंडिया की बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो अरेबिका वैरायटी है जो कि इनिशियली आई थी यमन से, वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है और उस क्वालिटी की बहुत ही ज्यादा सराहना होता है पूरी दुनिया में। अरेबिका वैरायटी ऑफ व्हाट? कॉफी आई थी कहाँ से? यमन से। 4% हम दुनिया की पूरी बना रहे हैं और पूरी दुनिया हमें बहुत ज्यादा वाह कर रही है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अरेबिका वेराइटी। ठीक है। इनिशियली कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदान हिल्स, ये लो आई गए बाबा बुदान हिल्स, एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी
इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसको मार्क करके देखते हैं। नीलगिरी, देखिए फिर से, बाबा बुदान हिल्स एंड दिस थिंग, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहीं पर नीचे ही बन रही है बेस्ट तरीका है याद करने का। आप देखिए यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स और नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, यही तीन नीचे नीचे वाले एरियाज में बन रही है, तो यही याद कर लेंगे हम। ठीक है, कॉफी है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यहीं पे याद कर लिए। बाबा बुदान हिल्स, बाबा बना रहे हैं कॉफी, और उसके साथ नीलगिरी गाय बहुत फेमस है, वो भी कॉफी पी रही है आजकल। ठीक है, मॉडर्नाइज हो चुका है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब वो क्रॉप्स के बारे में जो कि हमारे कोर्स का सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं। ठीक है, मिलेट्स जो हैं इसमें हम लोग देखते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन की तरह आ चुका है कि कौन से उस मिलेट की, रागी कौन सा मिलेट है जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, रफेज में। तो ये एक एमसीक्यू की तरह आ सकता है, आ चुका है, सैंपल पेपर में भी है। तो मैं फिर कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ सकता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम बनते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। एटलीस्ट ये मेजर पॉइंट्स को याद करते हुए चलेंगे। ज्वार, बाजरा और रागी जो है इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं, इनको कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो ये ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता ही दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है रिस्पेक्ट टू एरिया और प्रोडक्शन। फिर हम लोग देखते हैं, एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप है तो यानी कि मॉनसून सीजन की क्रॉप है। मॉनसून सीजन की क्रॉप है तो कौन सी क्रॉप है? खरीफ इज अ मॉनसून क्रॉप। राबी से है डब्ल्यू से है विंटर, राबी इज विंटर क्रॉप, खरीफ इज मॉनसून क्रॉप। यहाँ पे ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप, द मोस्ट मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड इरिगेशन। कहाँ पे उगाई जाती है? जहाँ पे जनरली खुद ही मॉइस्ट एरियाज है। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वार का महाराष्ट्र का ज्वार। ठीक है, ज्वार का महाराष्ट्र का ज्वार। ठीक है, और ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब आपके मैप वर्क के हिसाब से क्या है कि इन्होंने हमको बता रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई क्रॉप्स हैं जिनके लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो मैप वर्क की तरह पार्ट में आ सकते हैं, जिनके मैप वर्क ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस भी करेंगे साथ में, जो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड है हमारे सिलेबस का पार्ट की तरह। लेकिन आप यहाँ पर समझते चलिए, अगर कहीं पर एग्जैक्टली दिया ही हुआ है तो याद रखेंगे ज्वार की महाराष्ट्र का ज्वार। ठीक है, बाजरा जो है इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटू, काला धब्बा, और उसके साथ साथ सैंडी सॉइल कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान का बाजरा, बाजरे का राजस्थान का बजरी रोटी। ठीक है, और महाराष्ट्र की क्या? ज्वार। वेरी गुड। इट इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी की अगर हम बात करें, रागी ड्राई रीजन्स में उगाई जाती है, ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। वही सारे फीचर्स अभी जो हम लोग सॉइल के पढ़ के आ चुके हैं, कैसे रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स, ये सारी वो डेक्कन प्लेटो वाला एरिया, रेड एंड लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, यहाँ पे सब कुछ पाई जाती है। लेकिन उग सबसे ज्यादा कहाँ रहा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका का। अब ऐसे याद करेंगे, रागी जो है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, रफेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशियस सी चीज है, मिलेट है, और सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिशियस जगह है? कर्नाटका। ऐसे याद करके चलो, कर्नाटका में बहुत न्यूट्रिशन है और इसलिए रागी कहाँ पे उग रहा है? कर्नाटका में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मेज यानी कि भुट्टा। ठीक है, भुट्टा हम लोग देखेंगे इस क्रॉप जो कि बोथ फूड की तरह भी बनाई जाती है, फॉडर की तरह भी, हम भी खाते हैं, गाय भैंसों को भी खिलाते हैं। ठीक है, उसके छिलके स्पेशली गाय भैंसों को खूब खिलाए जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप है यानी कि मॉनसून, एक्सीलेंट, विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो भंगर जो है वो ऐसे नहीं है वेस्ट है, ठीक है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में उगाई जा रहा है हमारा मेज, हमारा भुट्टा। फिर हम लोग देखते हैं बिहार जो है वो मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अब क्या है ये, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्रॉप है? मेज है। भुट्टा जो है बिहार के लोग राबी में भी उगा रहे हैं। राबी सीजन कौन सा सीजन होता है? जहाँ पे ठंड पड़ रही होती है,
क्यों उगा रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको भुट्टा बहुत पसंद है। बिहार वाले लोगों को भुट्टा पसंद है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं साल भर उगाएंगे, राबी सीजन में भी उगाएंगे। ठीक है, किस तरीके से? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की मदद से। यहाँ पर आप देखिए मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं ये जरूर आपके उसमें दिए हुए होंगे। यहाँ पे मैप है हमारे पास। कौन से स्टेट्स हैं? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये पूरा एरिया ले लो, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, और साथ में नीचे के 2 स्टेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कर्नाटका और फिर ये वाला एरिया जो है आंध्र प्रदेश का, ये तो तेलंगाना है। पल्सेस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एज वेल एज द कंज्यूमर है। बहुत ज्यादा दालें उगाते हैं, बहुत ज्यादा दालें खाते हैं। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन भी है। हम लोग देखते हैं मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है पल्सेस, दालें हम सबके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में कौन सी दालें हैं? तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है, ग्राम है। मैंने आपको कहा था जाकर मम्मी से पूछना किचन में कौन सी दालें बनी हुई हैं, कौन सी दालों के डब्बे हैं, कैसे कैसे स्टोर किया हुआ है। अगर अभी तक नहीं किया है तो अब मत करना, पढ़ लो, फिर एग्जाम के बाद करना। लेस मॉइस्चर में सर्वाइव एंड दे सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। कम मॉइस्चर वाली जगह पे भी कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं। ड्राई कंडीशंस में बताओ इतनी अच्छी हैं कि सूखे सूखे जो दाने होते हैं, लेस मॉइस्चर, कम मॉइस्चर दोगे तो भी, हम तो ड्राई में भी कर लेंगे, हम तो ड्राई में भी उग जाएंगे। लेगुमिनियस क्रॉप्स हैं। लेगुमिनियस क्रॉप्स यानी कि ये जो वो प्रोटीन वाली क्रॉप्स हैं जो कि अरहर के अलावा, यहाँ पे एक्सेप्शन अरहर क्या है, यही क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो इसका फीचर है लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, ये क्या करती हैं? मदद करती हैं हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द एयर। मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है समझाया है लेक्चर्स में, ऐप पर जाकर देखना है तो समझ लीजिए, नहीं तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी यहाँ पर याद रखने के लिए पल्सेस दालें हैं हमारी, अरहर के अलावा लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं, वो क्या करती हैं? खुद ही वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से रिगेन करने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे ये रोटेशन में ग्रो की जाती है, ताकि अपने आप जो इतनी मेहनत करके अपने आप ही देखो सॉइल फर्टिलिटी लेकर आ रही हैं, तो रोटेशन में उगा लेते हैं इन क्रॉप्स को विद अदर क्रॉप्स। कौन सी जगहों पे बन रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र और इसके साथ साथ कर्नाटका। ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा, ये सबको ऐसे याद करने की कोशिश करो इन चीजों को। इस पार्ट को पूरा याद कर लो कि यार ये यहाँ पे हर जगह पे उगता है अपना पल्सेस। यहाँ सारी दालें खा रहे हैं, सब दालें खाते हैं, सब दालें उगाते हैं। बिगेस्ट प्रोड्यूसर, बिगेस्ट कंज्यूमर। फिर हम देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो यहाँ पर फ्रूट तो है लेकिन ग्रेन्स नहीं है। शुगर केन है, सबसे पहले नंबर ब्राजील उगाता है, उसके बाद हम उगाते हैं। ब्राजील उगाता है क्या? शुगर केन। सेकेंड हम इंडिया उगाते हैं, इंडिया हम लोग उगाते हैं शुगर केन को। याद रखने के लिए बोला, इतना सारा ड्रामा किया यहाँ पे, प्लीज याद रखिएगा। ट्रॉपिकल एरियाज में एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उगाया जाता है। मैंने आपको बोला है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है, ये दोनों चीजें, ये दोनों एरियाज क्या हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, मैंने आपको लेक्चर में समझाया है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जहां पर टेम्परेचर है 21 से 27 डिग्रीज के बीच में अच्छा उगता है। एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 से लेके 100 सेंटीमीटर की। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा कौन सी क्रॉप को चाहिए? राइस। यस, परफेक्ट। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इरिगेशन चाहिए ऑब्वियसली। फिर देखिए वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उग जाती है, मैनुअल लेबर चाहिए इसमें, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। शुगर केन में हम लोगों को क्या चाहिए? मैनुअल लेबर चाहिए। मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खांडसारी, मोलासिस, इन सब का मेन सोर्स है। फिर हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कौन से रीजन्स हैं। शुगर केन हमारे पास सिलेबस का पार्ट है, प्लीज यहाँ पर देख लो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जगहें हैं ये, जो कि मैप वर्क आने वाला है आपके एग्जाम में। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सॉर्ट कराने के लिए, समझो यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। एक है हमारी ये नॉर्दर्न बेल्ट, यहाँ पर शुगर केन उगाया जा रहा है। फिर आप नीचे आ जाओ तो सारे एक्सेप्ट केरला, ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट में उगाया जा रहा है, राजस्थान के ऊपर से लेके बिहार तक, और उसके साथ केरला को छोड़ के बाकी सारे रीजन्स में उगा रहे हैं। आसान है। शुगर केन के मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद हो गया सबको? आ जाओ। ऑयल सीड्स हम लोग आते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड, खूब सारे पकौड़े तलते हैं, खूब सारा तेल खपाते हैं और ये फर्स्ट बन जाते हैं वर्ल्ड में। 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया जो है हमारी पूरी कंट्री का, वो लगा हुआ है ऑयल सीड्स में। मेन ऑयल सीड्स हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमिन, सोयाबीन जो कि तिल, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, हजारों तरीके के जो तेल आ जाते हैं मार्केट में, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। मेन ऑयल सीड्स है हमारे यहाँ पर।
ग्राउंडनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खारीफ क्रॉप है, खारीफ क्रॉप है यानी कि मॉनसून सीजन की क्रॉप है, यानी कि जो मूंगफली है बारिशों में उगाई जा रही है। हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, जो हजारों मेजर ऑयल सीड्स हम लोगों ने पढ़ ली, उसमें से हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स तो यही है हमारा ग्राउंडनट। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, अगेन एमसीक्यू। आंध्र प्रदेश, हमारा जो आंध्र प्रदेश मैप पर दिखाती हूँ, आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? ग्राउंडनट का। आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट का, महाराष्ट्र का ज्वार, राजस्थान का बजरा, ठीक है, बाजरा। फिर हम लोग देखें तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। तमिलनाडु वहीं पास में नीचे, कर्नाटका वहीं पास में पड़ोस में नीचे, और गुजरात थोड़ा सा ऊपर। फिर लिंसीड का सबसे बड़ा है महाराष्ट्र, और मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। यहाँ पे लिंसीड और राबी की अगर हम लोग बात करें तो इन ऑयल सीड क्रॉप्स में से ये दोनों राबी क्रॉप्स हैं, ठंड के मौसम में उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सेसमम को हम लोग देखते हैं, खारीफ क्रॉप है, नॉर्थ, और राबी क्रॉप साउथ में। अच्छा देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों रखा है यहाँ पे, सेसमम जो है, जो कि तिल है हमारा, तिल का तेल बनता है, तिल के लड्डू बनते हैं, ये खारीफ क्रॉप है। खारीफ क्रॉप मॉनसून क्रॉप है, नॉर्थ में मॉनसून क्रॉप है, साउथ में अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो राबी क्रॉप है, विंटर सीजन में उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कैस्टर सीड्स जो हैं ग्रोन बोथ इन राबी एंड खारीफ क्रॉप। हॉर्टिकल्चर यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाने वाली चीज। India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. 13% of the world's vegetables are grown in India. बाकी क्या क्या क्रॉप्स हैं, कौन सी मेजर क्रॉप है, ये सब आप जाकर लेक्चर्स में देखेंगे। ऑयल सीड्स में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटीज, एज लॉट ऑफ यू हैव टोल्ड मी, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड आ चुके हैं आफ्टर चाइना, विच इज गुड दैट यू करेक्टेड मी, थैंक यू सो मच। हम लोग इस चीज को एक बार फिर से चेक करेंगे अपने अपने लेवल पर, और अगर यही वाला फैक्ट करेक्ट है, अगर हम लोग सेकंड पोजीशन पर हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स को। रबर जो है फिफ्थ आता है इंडिया इन वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप यानी कि इक्वेटर के आसपास उगने वाली, अंडर स्पेशल कंडीशंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी उगाई जाती है, देखने को मिलती है, और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी बनाई जा सकती है, ठीक है। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ये इसको चाहिए होता है रबर को। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये हम सबको पता है। यहाँ पर रबर ऑब्वियसली आएगा एग्जाम में, आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो प्लीज, मैप दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अगेन नीचे वाले 3 स्टेट्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली मेघालय में यहाँ पे उग रहा है गारो हिल्स, क्योंकि मेंशन्ड है। तो गारो हिल्स मेघालय में क्या उगता है? रबड़ उगता है। गारो में मेघालय में रबड़ उगता है, गारो हिल्स में रबर उगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइबर क्रॉप। कॉटन, जून, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। फर्स्ट 3 आर derived from the crops in the soil, the latter is obtained from cocoons and silkworms, यानी कि कॉटन, जून, हेम्प उगाया जाता है, सिल्क को सिल्कवर्म से वो किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। स से सिल्क, स से सेरिकल्चर, सिल्कवर्म्स रेयर किया जाता है उनको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। कॉटन है 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया, ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, इंडिया को माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स। खारीफ क्रॉप है, रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। खारीफ क्रॉप मॉनसून क्रॉप, 6 से 8 महीने इसको लगते हैं मैच्योर होने में। किसको? कॉटन को। कॉटन को ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो में उगाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल के ड्रायर पार्ट्स में उगाया जाता है, ठीक है, डेक्कन प्लेटो के। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए विद ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, और इसके साथ साथ सनशाइन। ये है, अगेन आएगा एग्जाम में, ये सब इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला छोड़ के बाकी सारे नीचे पूरा ले लो, और ऊपर के ये 3 बिहार को छोड़कर बाकी नीचे के बहुत सारे। सॉर्ट करने के लिए 4 याद कर लो, यहाँ पे ये तो 3 मैंने आपको बता दिया, और नीचे के सारे ही हैं, जो जो याद रह जाए इसको प्लीज कर देना। ये कॉटन यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सेंटर में हमारा काला डब्बा है जो कि है ही कॉटन सॉइल का, तो इसको तो आसान है याद करना। जूट देखेंगे, गोल्डन फाइबर, क्वेश्चन बनता है गोल्डन फाइबर। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स है, फ्लड प्लेन्स पर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जूट कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है। अगेन वहाँ पर मेंशन्ड है
कि आ सकता है, ऐसे मैप्स देखोगे तो हजारों हैं। ये अगर हम लोग देखेंगे तो आसान है। कहाँ कहाँ पे? बिहार, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अब ये ऐसे याद रखो कि कॉटन का हमने क्या देखा था, ये 3 थे और बाकी के ये नीचे वाले थे केरला को छोड़ के। यहाँ पे जूट को, जो कि हमारी गोल्डन फाइबर है, सबसे पहले सूरज उगता है यहाँ से। गोल्डन फाइबर बनाने के लिए सूरज चाहिए हमको। ये यहाँ पे आ रहा है असम में, मेघालय में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो इस तरफ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गोल्डन फाइबर उग रहा है। याद करने के लिए है सब कुछ। यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, ये सब कुछ हमको पता है। हाई कॉस्ट की वजह से मार्केट है जो सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ, पैकिंग मटेरियल्स बन रहे हैं उसकी तरफ वो होता जा रहा है। नायलॉन से सबसे बड़ा टक्कर है जूट का। जूट, गोल्डन फाइबर, ईस्ट साइड पे सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, नायलॉन से बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं? इनिशियल चेंजेस या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आए हैं और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं। फटाफट आई एम गोइंग टू टेक यू, बिल्कुल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनिशियली जब हमारा पार्टीशन के बाद हमारा सब कुछ हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन एंड ऑफ होल्डिंग्स और कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखने को मिली थी अंडर व्हाट? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। लैंड रिफॉर्म जो था वो वन ऑफ द मेन फोकस, लैंड रिफॉर्म करना, लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजें फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, ये सारी चीजें जो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आ जाती हैं उसके लिए क्रॉप की इंश्योरेंस मिलना एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द डायरेक्शन। लो इंटरेस्ट रेट पर हम लोग देखते हैं लोन फैसिलिटीज मिल रही हैं किसको? हमारे ग्रामीण बैंक्स में आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स आते हैं जो कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को एट लो रेट्स, ताकि ताकि वो लोग आसानी से अपने सारे इक्विपमेंट को खरीद सकें। किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की तरह सामने आते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स के लिए डाली हैं। इस पार्ट को पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। 1960 से 70 में ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड भी, अगेन इंपॉर्टेंट MCQ। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जहां से हमारी बहुत ज्यादा इंडियन एग्रीकल्चर को बूम और ब्लूम मिला। 1980 से 1990s के बीच में अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया ताकि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स आए। अब ये वाले जो रिफॉर्म्स थे, ये वाला क्रॉप इंश्योरेंस, ये जो ग्रामीण बैंक्स, KCC, PAIS, ये सारे 1980 से 1990s के बाद आने वाले रिफॉर्म्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल वेदर बुलेटिन आने लगे, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स आने लगे ताकि फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने MSP किया, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस दिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए ताकि एक्सप्लॉयटेशन चेक होता रहे, और जो ये मिडिल मैन है और ये जो स्पेक्यूलेटर्स हैं जो जाकर प्राइसेस को हाई कर देते हैं, लो कर देते हैं, उन सब से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने MSP स्टार्ट किया कि कम से कम आपको इतना प्राइस तो देंगे आपकी क्रॉप का। व्हाट इज MSP कैन ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कौन से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट भूदान ग्रामदान, मेरा फेवरेट पार्ट। महात्मा गांधी जी जो हैं उनके एक हायर थे, स्पिरिचुअल हायर, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेने वाले, वो हमारे विनोबा भावे जी। ये एक ऐसे वोटरी थे गांधी जी के जिन्होंने सोचा कि जो कि ग्राम स्वराज्य के बारे में बात करते थे, ग्राम्स की, विलेजेस की इंडिपेंडेंस के बारे में बिलीव करते थे। गांधी जी के बाद वो गए पूरी पद यात्रा पर, पूरे देश में घूमने लगे ताकि वो गांधी जी के मैसेजेस को आगे पहुंचा पाए। यहाँ पर क्या हुआ, पोचमपल्ली गांव, आंध्र प्रदेश हमारा वो आंध्र प्रदेश जहाँ पर बहुत कुछ उग रहा है। आंध्र प्रदेश वो एरिया जहाँ पे एक पोचमपल्ली नाम का गांव है, वहां पर हम लोग देखते हैं वो लोगों को स्पीच दे रहे थे, जिसके बीच में एक इंसान ने उठकर बोला कि सर आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अगर मेरे पास लैंड ही नहीं है तो मैं कैसे स्वराज्य की तरफ बढ़ पाऊंगा। तो वहां पर विनोबा भावे जी ने कहा कि मैं आपको इमीडिएटली तो ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको लैंड दे दूंगा, लेकिन मेरे पास गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे मैं बात करूंगा और आपको जरूर बात करूंगा कि आपको कुछ प्रोविजन ऑफ लैंड मिल जाए। यहाँ पर क्या होता है, एकदम से एक इंसान आते हैं, श्री रामचंद्र रेड्डी जी, जो कि खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं दे दूंगा अपना बहुत सारा लैंड ताकि 80 लैंडलेस विलेजर्स को ये चीज मतलब वो मिल जाए, लैंड मिल जाए। इसको हमने कहा भूदान। श्री रामचंद्र जी
विनोबा भावे जी स्पीच दे रहे थे, एक इंसान ने खड़े होकर बात उठाई, श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने बोला कि मैं दे दूंगा, इसको कहा भूदान। इसके बाद बहुत सारे जमींदार ने सोचा वैसे भी लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड तो जाने ही वाला है, थोड़ा इज्जत मान कमा लेते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने विलेजेस भी देने लग गए और ये हो गया भूदान और ग्रामदान। भूदान यानी कि भूमि का दान, दान देना चैरिटी, ग्रामदान यानी कि गांव का दान दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरी कंट्री में, पूरे नेशन ग्लोबली इधर से उधर चीजों का, इंफॉर्मेशन का, सब चीजों का ट्रैवल होना। ग्लोबलाइजेशन नया फिनोमेना नहीं है। पर्टिकुलरली 1990s के बाद की अगर हम लोग बात करें तो फार्मर्स इन इंडिया बहुत सारे नए नए चैलेंजेस की तरफ एक्सपोज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके ऑल्दो हम लोग राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से उगाते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज के साथ नहीं compete कर पाते हैं। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इनके पास हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है। इन कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज देखने को मिलती हैं। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है 3 क्रॉस रोड्स पे पाया जाता है, पॉपुलेशन, इनकम और लैंड साइज। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके साथ उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो और ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है तो बहुत सारा लैंड यूटिलाइज होता है, एंड अदर थिंग्स आल्सो, डेवलपमेंट हो रहा है, रहने की जगह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकम कम है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं लैंड की जो साइजेस हैं वो भी छोटी हैं। इनकम नहीं है लोगों की उतनी ज्यादा, ऑल्टरनेटिव इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत कम पैसा है। ठीक है, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा है? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो बहुत ज्यादा प्रॉमिस किया वो लेकर हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉस्परस स्टेट्स को ही लेकर आ पाए अंडर द डेवलपमेंट व्हिच वाज गिवन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। कीवर्ड आज क्या है? जीन रेवोल्यूशन, व्हिच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को इस तरीके से जेनेटिकली हम लोग इम्प्रूव कर दें कि उन पर मान लीजिए कोई पेस्ट अटैक्स ना हो या कुछ उस तरीके की चीजें हो। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स। नई नई वैरायटी ऑफ सीड्स हम लोग डालेंगे और ये पावरफुल सप्लीमेंट की तरह सामने आ सकता है। जीन रेवोल्यूशन याद रखिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, क्योंकि लोग नेचुरली चीजों को उगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अच्छे नहीं होते। इंडियन फार्मर्स को इसके अलावा अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सीरियल्स के साथ साथ हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगानी चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। तो ना ही वो लोग सिर्फ सीरियल्स पर, पल्सेस पर, इन सब चीजों पर ध्यान दे, बल्कि उसके साथ साथ हाई वैल्यू क्रॉप्स पर भी ध्यान दे। अब ये जो पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसमें से बहुत मेजरली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लोगों को इस पार्ट को कवर करना है, जो कि अगर आपके पास टाइम है अच्छे से और कवर करने की, मतलब सिलेबस तो खैर सारा ही करके जाना चाहिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी बन के आ सकता है। आज तक नहीं आया, अभी तक कम आया है, हो सकता है अब आ जाए, तो आप इस पार्ट को अपने ऐप पर पढ़ेंगे। ऐप पर ही सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, ऑब्वियसली प्लीज पढ़ लीजिए जाकर। वेरी क्रिस्प तरीके से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल विद एग्जांपल्स एवरीथिंग। हियर वी फिनिश विद आवर एग्रीकल्चर। इसके आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज से आने वाला हमारा मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। मेजर डैम्स ऑफ इंडिया में हम लोग देखते हैं ये सारे जो डैम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है शायद, ये सारे ही दिए हुए हैं। अब अगर किसी ने यहाँ पर इनको याद करने में आनाकानी की है तो मुझसे बुरा तो वैसे कोई है ही नहीं, मतलब मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सॉरी, पर आप लोग प्लीज इसको मजाक में मत लीजिएगा, एंड प्लीज क्विकली इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट। पंजाब में हमारे यहाँ पर पंजाब में है भाखरा नानगल। यहाँ पर आप देखो, नहीं सॉरी, हिमाचल प्रदेश और इसके पंजाब की बाउंड्री पर हमारा ये है भाखरा नानगल। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो उत्तराखंड में तेहरी। फिर यहाँ पर आप लोग देखो एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देखो राजस्थान में हमारे यहाँ पर है गुजरात के यहाँ से बॉर्डर में राणा प्रताप, गांधी सागर, उसके साथ सरदार सरोवर। यहाँ पर हमारे पास छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है हीराकुड, नागार्जुना। यहाँ पर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उसमें कर्नाटका में है तुंगभद्रा। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं और प्लीज ये सारे एटलीस्ट हम लोग याद करके चलें। सलाल प्रोजेक्ट, भाखरा नानगल हमको पता है बहुत फेमस प्रोजेक्ट है।
टेहरी डैम प्रोजेक्ट राणा प्रताप सागर राजस्थान के बॉर्डर पे ही दिया हुआ है। गांधी सागर डैम भी हमारे गांधी जी गुजरात के हैं, वहीं पे दिया हुआ है। फिर आप देखो सरदार सरोवर, ये तो सबसे फेवरेट है, सरदार सरोवर डैम का जो बहुत ज्यादा नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, गुजरात में ही लोकेटेड है। कर्नाटका में हम लोग देखें तुंगभद्रा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर उस पे बिल्कुल नागार्जुना है, और हीराकुड डैम है छत्तीसगढ़ में। प्लीज इसको याद कर लो, सिर्फ यही वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं अलग अलग तरीकों से, और यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी।